आप सभी सिरदारों को जय माता जी की हुक्म। अखिल भारतीय चारण गढ़वी युवा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये प्रथम बैठक आज हमारे आदिशक्ति माँ हिंगलाज करणी जी महाराज और सोनल भाई माता जी, जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पूरे विश्व भर में बसने वाले चारणों के अध्यक्ष तो है ही, लेकिन उनकी अध्यक्षता में और औपचारिक तौर पर जैसे हर संगठन की अध्यक्ष होता है, इसी तरह हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस अखिल भारतीय चारण गढ़वी युवा महासभा के अध्यक्ष महोदय हिंगलाज दान जी पुत्र मुरार दान जी, चारण निवासी नांदिया, जिला जालोर, राजस्थान की अध्यक्षता में, और आज के हमारे इस प्रथम बैठक में हमारे प्रथम मुख्य अतिथि के रूप में हमारी इस बैठक में हमारे साथ में ज्वाइन किए प्रोफेसर हाकम दान जी चारण साहब, जिन्हें हम सब जानते हैं, जो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय होने के साथ ही अभी हाल ही में जोधपुर में एम्स में उनको डायरेक्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर जो नियुक्ति दी है, वो हमारे मुख्य मेहमान हैं आज के इस कार्यक्रम में। और बाकी हम सभी बहुत ही खुशी की बात है कि हम बहुत ही जल्दी कम समय में जैसे हम सब जुड़ गए हैं और इस मीटिंग में हम सब ज्वाइन हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एजेंडा हिंगलाज दान जी ने जो रखा हुआ है वो आप सबको जैसे विदित ही है कि हमने व्हाट्सएप पे पढ़ा भी है कि हमारे प्रत्येक मीटिंग में 10-10 वक्ताओं का हम चयन करते जाएंगे और हर मासिक बैठक में 10 वक्ता अपनी बात रखेंगे, फिर नेक्स्ट 10 रखेंगे, इस तरह से हम सब अपनी अपनी बात रखेंगे। आज की इस बैठक की विधिवत रूप से हमने शुरुआत ठाकुर केसरी सिंह जी बारठ, जो वास्तव में केहरी हैं, हमारे चारण समाज का राष्ट्र के केहरी हैं वो, और उनकी एक शानदार लिखी हुई शक्ति वंदना में हमने उसकी शुरुआत की है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अखिल भारतीय चारण गढ़वी युवा महासभा के राष्ट्रीय मंत्री अजीत सिंह जी देवल, जो दांदोली में है, उनसे अनुरोध करूंगा, वो हमसे जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखें और अपना उद्बोधन दें। आप सबसे अनुरोध है, सुने आप अजीत सिंह जी देवल, राष्ट्रीय महामंत्री। हाँ साहब, अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा संगठन के सभी पदाधिकारियों को तो सबसे पहले मेरी जय माता जी साहब, जय माँ करणी। हमारे युवा संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की के पदाधिकारियों की ये प्रथम बैठक है और इस लाइव बैठक के अंदर जो आयोजन करता है अध्यक्ष श्री हिंगलाज दान जी नांदिया साहब को, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सीधी बात रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संगठन के माध्यम से जो हम कुछ करना चाहते हैं, उसमें मेरा दृष्टिकोण है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर, जो अभावग्रस्त हैं युवा, जो प्रतिस्पर्धा की परीक्षा में देना चाहते हैं, जो महानगरों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए हमें एक वातावरण तैयार करना है। हमें ऐसे जितने भी समाज के ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं जो आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं और 12वीं 10वीं तक तो 95% से नंबर उनके आते हैं, मगर वो महानगरों तक पहुंच के अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ऐसे छात्रों के लिए हमें महानगरों में कोचिंग व्यवस्था और उनके रहवास आवास की व्यवस्था के लिए हमें मोटिवेशन करना है और ऐसे मार्गदर्शन के लिए हमें अच्छे प्रोफेसर की, अच्छे मार्गदर्शकों की व्यवस्था करनी है। यही मेरा इसके माध्यम से संदेश देना है आज कि हमें इस संदर्भ में क्या करना है, क्योंकि ये जो है हमारा चारण समाज है, ये मात्र एक जीवन यापन के लिए नहीं है। ये जो जीवन है ये हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए भी है और एक राष्ट्र को नई दिशा निर्देश देने के लिए भी है। जब हम हमारे युवा उच्च पदों पे जाएंगे, उच्च पदों पे आसीन होंगे, तभी राष्ट्र के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छी दिशा दे पाएंगे। और उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए हमें इस लेवल पे एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है। हुक्म कीजिए आप। समझ नहीं आ रहा। आ रही है जी सर, बिल्कुल पहुंच रही है, आप फरमाइए। हाँ साहब, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें अच्छे से अच्छा माहौल क्रिएट करना है और जो दायित्व युवा साथियों ने हमें दिया है वो हम बखूबी पूरी तरह से दिशा निर्देश हिंगलाज दान जी साहब के दिशा निर्देश में हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे
और एक साथ मिलके सारा काम दिशा निर्देश में ही होगा और अच्छे से अच्छा होगा ताकि इसका रिजल्ट एक ही साल के अंदर आए। धन्यवाद। जय माता जी। जय माता दी। जय माता जी की साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत साहब। अब हम अनुरोध करेंगे हमारी चारण गढ़वी युवा महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती जानकी जी गढ़वी से कि वो कृपया हमसे ऑनलाइन वीडियो पे आए और हमें संबोधित करें। जानकी जी गढ़वी जो बहुत ही अच्छी वक्ता हैं और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंचों को साझा किया है। जानकी जी गढ़वी जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपसे अनुरोध करेंगे जानकी जी संबोधित करें। जानकी जी ऑनलाइन आ चुकी है, हम सबको संबोधित करेंगे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जानकी जी। नमस्कार, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है जी। इसी के साथ अपनी बात रखना चाहूंगी। सर्वप्रथम अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा के जो संयोजक है हिंगलाज दान जी साहब, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप सभी को मेरा मैं प्रणाम करती हूँ। बाकी सभी पदाधिकारियों को भी मेरा प्रणाम है और भगवती के आशीर्वाद के साथ अपनी बात आपके आगे रखना चाहूंगी। बचपन से ही चारण समाज के सम्मेलन, सभी प्रोग्राम में मेरा आना जाना रहा है। स्वर्गीय श्री बीके गढ़वी साहब के वचनों को अपने कार्य में डालते हुए हम आगे भी बढ़े हैं। माननीय श्री सीडी देवल साहब, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उससे हम आगे बढ़े हैं। पर अब समय आ चुका है कि युवा पीढ़ी ये बीड़ा अपने हाथ में ले और आगे बढ़े। कई बातें हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। हमारे समाज के ऊपर जो असीम कृपा भगवती की हमेशा रही है, उसको आगे बढ़ाना ये हमारा दायित्व है और उसमें मुझे चुना गया। इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। कई बातें हैं जो दिमाग में आती है, स्त्री कल्याण से लेके बच्चियों की शिक्षा से लेके युवाओं की सशक्तिकरण से लेके कई सारे सवाल हैं जो दिमाग में उठते हैं जब चारणों के प्रगति के बारे में अपना एक सपना हम संजोते हैं। इस बीच अगर कोई चीज है जिसको मैं मुमकिन मानती हूँ इस समय, मेरा मानना है पर्सनली कि आप जब भी अपने लाइफ में कोई भी कार्य करें तो उसमें 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में। एक तो आपके जो कार्य हो वो डुएबल हो, फीजेबल हो और लो कॉस्ट इफेक्टिव हो। इसी के साथ मैं आपके सामने अपना एक सोच है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। हमारी धरोहर हमारा इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है ये हमारी धरोहर है। किसी भी समाज की जो मूल कल्याण की जो रेखा होती है वो हमारी इतिहास से जुड़ी हुई होती है। बहुत सारे परिवार हैं चारणों में जो कि अपने बच्चों को बचपन से शिक्षा देते हैं, उन्हें वाकिफ करवाते हैं चारण संस्कृति से, साहित्य से। पर कई परिवार हैं जो चाहकर भी वो चीजें नहीं कर पाते। इसीलिए हम युवा हैं, हम आगे आए हैं। अब हमारा एक और बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अगली पीढ़ी को तैयार करें। स्त्री कल्याण, बच्चियों की शिक्षा, ये सब चीजें हैं जिनमें बहुत समय लगता है, पूरी उम्र निकल जाती है। माननीय स्वर्गीय श्री बीके गढ़वी साहब ने पूरी उम्र अपनी निकाल दी बच्चियों के कल्याण के लिए। विधवा पेंशन में उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया, उसकी योजनाएं चलाई, पर इनमें समय लगता है। मैं मानती हूँ अभी इस लॉकडाउन का अगर हम जो अभी कोरोना वायरस की वजह से समर वेकेशंस चल रहे हैं, अगर इसका हम पूर्ण रूप से उपयोग कर सके तो बेहतर ही होगा कि अगर हम एक ऑनलाइन कोर्स का लॉन्च करें। माननीय श्री एच.डी. चारण साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आपके निर्देशन के अनुसार एक ऑनलाइन कोर्स का आयोजन हो जिसमें बच्चों को साहित्य के बारे में बहुत ही सरल रूप से समझाया जा सके और उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें राजस्थान का साहित्य गुजरात में उतना ज्यादा प्रचलित नहीं है और सही यही बात गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में, गुजरात राजस्थान के बीच में है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। इस बात को जो टीम है आप सब गौर करें और अगर इसमें मेरा कोई भी योगदान हो सकता है तो आप प्लीज मुझे बताएं, मैं उस हिसाब से काम करने को तैयार हूँ। और बाकी मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी जो टीम जिन्होंने पहली बार चारणों का एक सम्मेलन
इस तरह ऑनलाइन किया है जो कि नीड ऑफ द मोमेंट भी है, पर साथ ही में हमारे लिए बहुत एक प्रगतिपूर्ण रास्ता तय करवाता है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि हम आगे भी इसी गति से बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद जानकी जी, आपकी बहुत ही स्पष्ट आवाज आ रही थी और आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात रखी और आप हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इस बात का हमारी पूरी कार्यकारिणी को गर्व है और आपकी सोच बहुत बढ़िया है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लॉकडाउन में आपने भरपूर समय का फायदा उठाने की बात कही, बहुत ही खूबसूरत लगा। अब हम अनुरोध करेंगे, मैं आपसे जो वक्ता बुला रहा हूं उनसे पहले एक परिचय देना चाहूंगा कि जैसे औकार सिंह जी लखावत साहब ने राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण का काम किया और हमारे राज्य में जो भी धरोहर थी उनको इतना अच्छे से संरक्षण किया कि वो पूरे राज्य की धरोहर को संरक्षित हम कर पाए और हकीकत में एक अच्छे काम किया उन्होंने। इसी तरह हमारे चारण समाज का जो साहित्य वो धरोहर है, उस धरोहर को संरक्षित करने का जिम्मा हमारे मनोज जी मिशन साहब को हमने बहुत ही खूबसूरती से उसको ये जिम्मेदारी उनको सौंपी है कि वो और एक प्रभार बनाया है। अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा ने हमारा चारणी साहित्य संरक्षण, उसके पूरे राष्ट्रीय प्रभारी हमारे मनोज जी मिशन साहब है। उनके नेतृत्व में कैसे हमारे चारणों का जो साहित्य है, जो हमारी बातें हैं, अमूल्य बातें, उनको कैसे संजोया जाए, कैसे उनको संरक्षित किया जाए, उस तरह इस दिशा में काम करने वाले हमारे प्रभारी बहुत सभा को संबोधित करें। विवेक जी गढ़वी से अनुरोध करूंगा कि मनोज जी मिशन को जोड़ें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मनोज जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल। धन्यवाद अवधेश जी। सबको यथा योग्य जय माता जी की हुक्म। मैं सीधे पॉइंट पे आऊंगा क्योंकि बहुत समय निकल चुका है। हकमदान जी साहब से ही मेरा मेनली वो होगा, राय मांगूंगा मैं इस बारे में। पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई उनके नए अचीवमेंट के लिए। तो हुक्म, जैसा अवधेश जी ने बताया, मेरा कार्यक्षेत्र है चारण साहित्य संरक्षण वाया मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैं पिछले करीब 10 वर्षों से वेबसाइट charans.org पर हमारी इस गौरवपूर्ण चारण परंपरा को डिजिटाइज करने का कार्य अनवरत रूप से कर रहा हूँ। मैंने कई पुस्तकों को डिजिटाइज करके उनको वेब फॉर्मेट में ऑनलाइन किया है और कर भी रहा हूँ। इसके अलावा हमारी चिर्जा गायन परंपरा, शक्ति परंपरा, बीरम गायन, हमारी छंद गायन परंपरा आदि हर क्षेत्र को मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म देने की शुरुआत की है। आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब ने वर्षों पहले इसी तरह के विजन को लेकर चारण साहित्य शोध संस्थान की स्थापना की थी और ये दोनों ही योजनाएं एक दूसरे की पूरक है और इसको यदि हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सपोर्ट दें तो ये इतना बड़ा कार्य है कि इसको हम चारण परंपरा की एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी के रूप में हम इसको खड़ा कर सकते हैं। तो मेरी इस सोच के बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा हुकम। और आज के परिप्रेक्ष्य में जहां युवा वर्ग का रुझान साहित्य परंपरा की तरफ से हट रहा है, तो ऐसे में इस कार्य को हम सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, इस बारे में भी आप अपने सुझाव दें, क्योंकि आप भी टेक्नोलॉजी के पुरोधा हैं और हमारे साहित्य की वैल्यू को आप बखूबी समझते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत काम है और उसको इंटरनेट पे, नेट पे जाना अभी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इसी में सब ढूंढने वाली है कि किस तरह से कहाँ हमारे साहित्य पड़े हैं, कैसे हैं, क्योंकि आप जब अमेरिका गए तो आपने भी नेट ढूंढने का पूरा प्रयास किया था। मुन्ना भाई गढ़वी राजकोट से, जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, मुन्ना भाई गढ़वी राजकोट वालों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें, अगर वो जुड़े हैं हमसे तो। जय माता जी की, जय माँ करणी, जय माँ सोनल माँ। मैं मुन्ना भाई गोविंद भाई अमोतिया राजकोट से। पहले तो अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा के प्रथम हमारी वीडियो टेक्नोलॉजी माध्यम से हो रही है, तो सबको, श्री देवल साहब को प्रथम प्रणाम और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम वरिष्ठ संचालन करने वाले अवधेश देवल साहब को प्रणाम।
हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। आ रही है सर आपकी सबको आवाज। नमस्कार, दंडवत। सबको नमस्कार, दंडवत, प्रणाम। और मुझे जो मेरे जिम्मेदारी मुझे दी है, ये अखिल भारतीय चारण सभा में मेरे पर भरोसा रखा है, उसका माँ करणी और सोनल माँ की प्रार्थना करता हूँ वो जिम्मेदारी में निष्ठा कर्म से निभा पाऊं और एक ग्राउंड से ऊपर तक किस तरह जुड़े और क्या काम करना है वो सब में रिक्वेस्ट करके आपसे मार्गदर्शन लेना चाहता हूं। और हमारे युवा अध्यक्ष हिंगलाज दान जी को भी नमस्कार कि ये लाइन अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मौका मिला है, जो दायित्व मिला है मुझे, दे रही उससे है। जी वो दायित्व मैं कर्म निष्ठा से निभाऊं और समाज की सेवा किस तरह से कर पाऊं और अंतरराष्ट्रीय और स्टेट लेवल पे मेरी जिम्मेदारी क्या, मुझे क्या दायित्व मिला है वो विस्तार से मैं जानना और सुनना चाहूंगा। तो मैं आग्रह करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी क्या रहेगी और हम समाज के लिए उत्तम क्या काम कर सकते हैं। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई। आपको आपके उत्तरदायित्व और वो समय समय पर सारे इंगलाज साहब बिल्कुल लिखित माध्यम में भेज ही रहे हैं सबको अपने लेटर पेड पे, आपको बहुत ही जल्दी मुहैया कराया जाएगा। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अखिल भारतीय चारण गढ़वी युवा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री ओम प्रकाश जी साहब जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है, ओम प्रकाश साहब से अनुरोध करूंगा कि ओम प्रकाश साहब अपनी बात रखें। सभी को शुभकामनाएं। इस अखिल भारतीय चारण गढ़वी सभा के हार्दिक इस संगठन के माध्यम से मैं अपने समाज के युवाओं को राष्ट्र खेल की ओर बढ़ने का आग्रह, खेल में भी हमारे समाज के युवाओं की रुचि हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या हम हमारे इस संगठन के माध्यम से हमारे युवाओं को मोटिवेशन की दिशा में भी वो अपना प्रदान, प्रकृति से थोड़ा अच्छा प्रेम है इस नाते में प्रकृति की गोद में बैठा हूँ। अच्छी बात है सर। जी जी, अंदर नेटवर्क का इश्यू रहता है, इस कारण से थोड़ा बाहर आके बैठा हूँ। अच्छा किया आपने। हुक्म, मेरा अनुरोध जो है, अगर हम हमारे संगठन के माध्यम से उस ओर भी अगर जा सकते हैं तो हमारे युवाओं को खेल की ओर मोटिवेशन अगर मिलेगा तो देश का नाम रोशन होगा और हमारे समाज का भी नाम रोशन होगा। क्या हम हमारे संगठन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं? मेरा एक ही प्रश्न है हुक्म, आगे फिर सभी को थोड़ा अवसर मिले। जी जी, आपका मुख्य रूप से कहना है कि खेल जगत की तरफ ही हमें ध्यान देना चाहिए। हमने साहित्य में, संस्कृति में, कला में, फील्ड में ध्यान, खेल में आगे आना चाहिए। हुक्म। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश साहब, आप हमारे बीच में जुड़े मध्य प्रदेश से और आप हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आपने सभा को संबोधित किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय और हम सबके चहेते परम सम्माननीय नारायण सिंह जी तोड़ेसर साहब को। नारायण सिंह जी तोड़ेसर साहब को लगभग हम सब जानते हैं और वो बहुत ही सादगी सरल से रहने वाले, लेकिन बहुत ही डीपली नारायण सिंह जी को जोड़े विवेक जी, चारण विकास परिषद के हमारे गुरु है। आवाज आ रही है सज्जनों? जी जी जी, आवाज आ रही है हुक्म, बिल्कुल। ओके विवेक, बना नेट इश्यू हो तो बता देना। जी, सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों को प्रथमतः मां आद्य शक्ति श्री हिंगलाज की चरण वंदना करते हुए आप सभी को सादर जय श्री माता जी की अर्ज करता हूँ। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर हिंगलाज जो अपने हैं एचडी चांद साहब,
उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा का विषय है चारण युवा। इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि हमारा जो युवा है उसकी गतिविधियों का केंद्र है हमारे हॉस्टल, हमारे छात्रावास। तो हमारे छात्रावास जहाँ हमें एक्चुअली हमारी जो जरूरत है उस चारण को है जो ठेठ गांव ढाणी के अंदर रहता है और अंतिम पंक्ति का चारण है, जिसके पास कोई संसाधन ज्यादा नहीं है, जो रूम लेकर नहीं रह सकता और जिसमें प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन उसे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसा युवा छात्रावास में रहेगा। तो मेरा आदरणीय हाकमदान साहब से ये एक निवेदन रहेगा कि हम हमारे हॉस्टलों के लिए एक यूनिक गाइडलाइन बनाएं जो अखिल भारतीय स्तर पर हमारे जितने भी छात्रावास हैं सारे छात्रावास में वो लागू हो। तो ऐसी एक गाइडलाइन हम कैसे बनाएं, ये तो मेरा प्रश्न रहेगा प्रोफेसर हाकमदान साहब से। और मेरा एक निवेदन, मैं जानकी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, जानकी जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारा जो युवा है वो आज चैटिंग और सर्फिंग के दौर में अपनी जाति की जड़ों से कट रहा है। उसे अपने जातीय गौरव और जातीय अस्मिता से हम कैसे जोड़ें, इस संदर्भ में हमारा कोई एक प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम बने। विवेक साहब, मनोज साहब और कारण साहब इस दिशा में हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप सबको पता होगा कि एक चारण को जाने सीरीज अभी चल रही है, जिसमें आज गिरधर साहब राठौड़ी हमारा जो विसर काव्य है उस पर बहुत ही शानदार जानकारी आज 8:30 बजे देने वाले हैं चारण शक्ति पेज पर। तो हमारा खुद का युवा महासभा का एक पेज बने और उसमें हम ये सारी चीजें करें। हमारा युवा किस प्रकार से नशा मुक्त और कुरीति मुक्त समाज का सूत्रधार बने और कैसे हमारे हॉस्टल हमारे सही मायने में विद्या और कैरियर को बढ़ाने वाले हॉस्टल बने, इस संदर्भ में एक यूनिक गाइडलाइन उसको हम कैसे तैयार करें, इस संबंध में मार्गदर्शन अपेक्षित रहेगा प्रोफेसर हाकमदान साहब का। और आप सभी पदाधिकारियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी की। हाकमदान साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सिंह जी। थोड़े से आपने बहुत ही सही तो माइक की आवाज और कंप्लीटली आपका भाषण बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा था। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे इस संगठन को हमेशा मार्गदर्शन देने वाली और हमेशा हमारे साथ रहने वाली, जिनके तमाम अनुभवों का फायदा हम निश्चित रूप से उठाएंगे, डॉक्टर सरोज जी लखावत से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर सरोज जी लखावत पर आए और आज की हमारी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक को संबोधित। डॉक्टर सरोज। सर मैं ऑडिबल हूँ? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। माननीय प्रोफेसर एच.डी. सर एंड सभी सम्मानीय पदाधिकारी गण को जय माता जी की। नवगठित भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा की यह पहली ऑफिशियल मीटिंग है। सभी पदाधिकारियों को सर्वप्रथम मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। महासभा समाज की कसौटी पर खरी उतरे तथा जिस उद्देश्य को लेकर इसका गठन किया गया है वह साकार हो सके, इस दिशा में मेरे कुछ सुझाव आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। मेरा पहला सुझाव है, सर्वप्रथम युवा पीढ़ी समाज का विश्वास अर्जित करे। साथ ही समाज की कमजोरी का मूलभूत कारण चारणों में जबरदस्त बेरोजगारी है। बेरोजगारी की स्थिति में युवा दिशा भ्रमित न हो सके और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक रूप न दे, इस हेतु युवकों को कौशल प्रशिक्षण दिलाने, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही कोचिंग क्लासेस भी प्रारंभ की जानी चाहिए। मेरा अगला जो सुझाव है कि दहेज आलोचना केवल शब्दों का मकड़ जाल बने, इसके लिए दहेज विरोधी अभियान घर घर तक पहुंचाना है। साथ ही बहू पर अत्याचार होने पर हम घर वाले हों
तो भी हमें प्रतिरोध करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ आप सबसे साझा करना चाहूंगी कि हमारा ये जो युवा संगठन है वो लोकतांत्रिक तरीके से चले, इसके लिए किसी भी परिस्थिति में युवा संगठन राजनीतिक मंच नहीं बने। हमारी बैठकों में राजनीतिक चर्चा पूर्णतः मनाही हो तथा समय समय पर इनकी समीक्षा हो और अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा का संविधान सबको सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि संविधान को पढ़ने के बाद उसकी पालना सभी लोग सुनिश्चित कर सकें। एक अंतिम बात मैं जो कहना चाहूंगी कि हमारा समाज देवी उपासक है, देवी पुत्र कहलाते हैं हम। अतः लेटर हेड पर व्यक्ति विशेष की फोटो के स्थान पर अगर सिर्फ माता जी की फोटो हो तो वो बहुत उचित रहेगा। एक बात जानकी जी की बात में मैं एडिशन के रूप में कहना चाहूंगी, जैसा कि जानकी जी ने कहा कि चारण साहित्य और इतिहास को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, उसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे बीच प्रोफेसर HD चारण सर हैं। आपकी उपलब्धियां हम आप सबको मालूम है। एक उपलब्धि छोटी सी मैं और ऐड करना चाहूंगी चारण साहब की, कि चारण साहब ने एक मानवीय मूल्यों में एक क्रांतिकारी लाकर खड़ी कर दी है। आप मानवीय मूल्यों को विद्यार्थियों के माध्यम से उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति चारण होने से पहले एक मनुष्य है और उसमें अगर मानवीय मूल्य होंगे तो वो मानव जाति के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकेगा। तथा चारण साहब से मेरा अनुरोध है कि सर अगर हम इस दिशा में जरूर प्रयास करें कि चारण साहित्य और इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जा सके इस लॉकडाउन पीरियड में, साथ ही कुछ मानवीय मूल्यों को भी हम सब तक पहुंचाया जा सके, जिससे हम हमारे इस संगठन को सही दिशा आयाम दे सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरोज जी लखावत मैडम, आपने बहुत ही नपी तुली और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात रखी है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आपके साथ खूबसूरत प्रस्तावों पर जरूर पूरी कमेटी विचार करेगी। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार और गुजरात राज्य नाट्य अकेडमी के पूर्व चेयरमैन और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय योगेश भाई बोगसा साहब से अनुरोध करेंगे कि योगेश जी बोगसा ऑनलाइन पधारें और हमारी आज की इस प्रथम बैठक को संबोधित करें। योगेश जी गढ़वी साहब। जय माता जी। अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा की प्रथम कार्यकारिणी में आप सबको गुजरात अहमदाबाद से योगेश बोगसा का सादर वंदन, अभिनंदन और जय माता जी। राष्ट्रीय संयोजक श्री इंगलाज साहब और युवा की पूरी हमारी ABCG की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अवधेश देवल जी जिस ढंग से पूरा संचालन कर रहे हैं और आज की ये पूरी मीटिंग बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमारे हर एक वक्ताओं ने खुद की सोच, खुद के विचार बहुत अच्छे ढंग से हमारी महासभा के प्रत्यक्ष किया है। मैं और तो कुछ नहीं मगर आज हमारे विशेष आमंत्रित मेहमान महोदय श्री HD चारण साहब को जय माता जी कर रहा हूं और आज हमारे बीच HD चारण साहब का नॉलेज का हमें पूरा मार्गदर्शन मिलने वाला है। तब मैं भी सालों से ये संगठन का हम काम करते आ रहे हैं, हर एक क्षेत्र में लोगों को संगठित करके उसको कैसे डेवलप किया जाए वो हम हर हमेश करते आ रहे हैं। चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे और कम्युनिटीज हो, उसमें भी हमने काफी लोगों को संगठित करके काफी डेवलपमेंट करवाया है। मगर आज मुझे चारण समाज के लिए मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि हमारे गुजरात चारणों का जो भी डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट में 90% जो डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह एक ही है
कि आई सोनल ने उस टाइम में हमारे पद्मश्री कवि काग, हमारे पिंगल सिंह बापू, वो सब हमारे जो लीडर्स थे, वो माताजी खुद निकली और सोनल आई ने माताजी ने कहा कि और कुछ नहीं, समाज के डेवलपमेंट के लिए शिक्षण से और कोई रास्ता है ही नहीं। तो शिक्षा के साथ साथ हमारे उस टाइम में भावनगर में, कच्छ में, अहमदाबाद में, हर एक जगह पे चारण समाज के छात्रालय बने। जिस ढंग से हमारे नारायण सिंह जी ने बताया कि छोटे छोटे गांव में रहने वाले चारणों के जो बच्चे हैं, उनका एक आईक्यू, उनकी एक स्टाइल, उनकी एक ब्रांड, वो अद्भुत है। और मैं मानता हूं कि हमारी जिस टाइप हमारी माइक्रो माइनॉरिटी है, उस ढंग हम लोकतंत्र में हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मगर हमारे पास जो खास ताकत है वो हमारे आईक्यू की, हमारी बुद्धि क्षमता की, हमारी वाक्चातुर्यता की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ऐसे छात्रालय खड़े करके हमारे जितने भी लोग अभी जो लोग हमारे एकदम जैसे कहा जाता है रूरल एरिया में जो बस रहे छोटे छोटे गांव में, वहां से बच्चों को लाके अगर उसको अच्छे ढंग से शिक्षा दी जाए तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकेगा। आज ये हमारी प्रथम हमारी बड़ी एक मीटिंग जो हुई है, कार्यकारिणी है, उसमें डॉक्टर HD चरण साहब को मैं इतना ही कहूंगा कि पूछने वाला हूं कि कृपया हमें आप वो मार्गदर्शन करें कि अगर शिक्षा मिलती है तो एक ही प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो चारणत्व है उसमें से हम सेंटर पॉइंट से ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो मैं सबसे विनती करूंगा, प्रार्थना करके कह रहा हूं कि हमें ऐसा मार्गदर्शन दो कि चाहे हम कितने भी शिक्षित हो, मगर हमारी जो ब्रांड है, हमारी जो ताकत है, वो हमारा चारणत्व है। तो चारणत्व को लेके चाहे फिर महिलाएं हो या हमारे पुरुष हो, जो भी, मगर हमारी चारण ब्रांड को हम बिल्कुल सही ढंग से बना के हम कैसे डेवलप हो सके और शिक्षित हो सके, तो उस ढंग से मैं आज चारण समाज में हमें डॉक्टर HD चरण साहब कृपा करके हमें इस बारे में मार्गदर्शन करें, इंगलाज साहब को और बाकी सभी राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्षों, मंत्रियों, सबको मैं योगेश मोक्षा बहुत बहुत जय माता जी करता हूं। और जहां भी जब भी जरूरत पड़े, आधी रात को अहमदाबाद से मैं योगेश मोक्षा हमारे समाज के इस काम में जुड़ा रहूंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर से अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चारण समाज को, आई सोनल, माँ हिंगलाज, माँ करणी को, सबको नमन करके आप सबको मेरी ओर से जय माता जी। जय माता जी की। ये थे योगेश भाई मोक्षा, जो बहुत ही ख्याति प्राप्त कलाकार हैं गुजरात में और पूरे देश में इनका बहुत अच्छा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को रखी। अब हम हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय संजय जी गार्डन साहब से अनुरोध करेंगे। संजय जी गार्डन साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने IT सेल में बहुत ऊंचा नाम कमाया। राजस्थान में हमारे जो ई-मित्र योजनाएं चल रही हैं और गुजरात सरकार का पूरा जितना भी ये IT सेल है उसके हेड है वो पूरे स्टेट के। हमें खुशी है कि हमारे इस संगठन के वो उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आदरणीय संजय जी गार्डन साहब से निवेदन करेंगे कि वे ऑनलाइन पधारें और हमारी इस प्रथम कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करें। विवेक भाई, उनको लाइए ऑनलाइन। संजय जी गार्डन साहब। मैं आज हेलो जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। हाँ। माँ करणी, माँ सोनल के को नमन करते हुए मैं सबसे पहले अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा का जो ये मंच बना है, जिसकी पहली बैठक है, इसकी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख के मैं सबसे पहले महामहिम महोदय कुलपति डॉक्टर हाकमदान जी चारण साहब, जिन्होंने अपना अमूल्य समय में यहाँ दिया और जिसके कारण से हम न केवल आज उनसे संवाद स्थापित कर पाएंगे, बल्कि आने वाले समय में भी वो हमारे एक तरीके से हमारे सदस्य ही रहेंगे और हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें हम इस तरीके से हम अपनी बातों को रख के
एक दूरगामी व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। मैं अगर सीधा अपनी बात में अगर आना चाहूँ तो प्रोफेसर साहब से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी मंशा क्या है। हमारी मंशा ये है कि हम एक ऐसा व्यापक संगठन बनाना चाहते हैं जो कि जिसमें अगर किसी चारण युवा को चोट लगे तो दर्द हमारे संगठन को हो, ऐसी हम एक व्यापक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और यह भी सब है कि ये एक साल में नहीं हो सकती, भले 4-5 साल लगे इस पूरी चीज को बनाने में, लेकिन हम हमारी दूरदर्शिता और उसको हम कम नहीं करना चाहते। तो हमारा सबसे पहला ये है कि हम एक इस तरह से ताकि हर आदमी की आवाज को हम सुन पाए, यह एक सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेकंड, अब अगर हमारा ये मंच ये बड़ा होगा तभी इसकी आवाज सब तरफ जा पाएगी, और वो है। तो मैं प्रोफेसर साहब से ये समझना चाहूंगा आने वाले टाइम में कि हम किस तरीके से हमारे इस संगठन के प्रभाव व प्रवाह, हमारी इफेक्टिविटी और हमारी इसकी वेलोसिटी को हम लोग बढ़ा पाए, ताकि हम लोग व्यापक हो पाए। और उसके लिए हम लोग सोशल मीडिया और इन चीजों को तो यूज करेंगे, लेकिन और भी कोई तरीके होंगे कैसे हम लोग ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाए आने वाले 1-2 साल के अंदर। तीसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि हम हमारी जिंदगी में और हमारे चारणों में, क्योंकि सरस्वती का रहा है, नौकरियां हम लोगों ने अच्छी पा ली, लोग कर भी रहे हैं और हम आगे हैं परसेंटेज को अगर आप देखते हैं तो, लेकिन हम आर्थिक बुद्धिमत्ता की जिसकी बात करते हैं, जिसमें इकोनॉमिक इंटेलिजेंस या बिजनेस इंटेलिजेंस की जो बात कहते हैं, उसके अंदर हमें धीरे हमें आगे बढ़ना है। लास्ट, अब अगर हमें एक एग्जांपल देता हूं मैं कि कैसे हम लोग अपने मूवमेंट्स को बढ़ा सकते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा बहुत विजिबिलिटी मिले, तो वो मूवमेंट बढ़ाने का एक एग्जांपल, ऐसे और भी काफी लोग अपने अपने एग्जांपल दे सकते हैं सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस के बारे में। और ये तो मेरा ये कहना है कि जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, जो ओवरऑल सब लोग जिनको सुनना चाहते हैं, अगर उनके अंदर अगर हम थोड़ा बहुत अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा जो ये संगठन है वो अपने आप धीरे धीरे इसकी प्रेजेंस बढ़ पाएगी। काम बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन इसकी विजिबिलिटी उसके अंदर बढ़ेगी। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी अपने जो चाइना का जो मुद्दा चल रहा है, सब कुछ है, इसमें बुलेट काम नहीं आएगी लेकिन वॉलेट काम आएगा। तो किस तरीके से हम एक हल्का छोटा सा मूवमेंट हम चला पाए, जैसे कि बाइकाट मेड इन चाइना, तो अपने आप हमारे संगठन को विजिबिलिटी मिलेगी कि हम राष्ट्रीय धारा की बात को सोच रहे हैं। और ये वो चीज होगी जो लो हैंगिंग है, जिसके अंदर हमारे कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, और एक बात कह पाएंगे और तुरंत उसको डुएबल, जो जिसको पहले मैम ने बताया था, वो हम लोग उसके अंदर कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गार्डन साहब, आपने हमारी सभा को संबोधित किया, समय निकाला और हमारी मीटिंग को ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे सुनने से पहले हमारे अध्यक्ष दान जी से अनुरोध करेंगे कि वे हमारी आज की सभा को संबोधित करें, और उसके बाद में जितनी भी हमारे वक्ताओं ने बात रखी है उसके संदर्भ में हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे मुख्य अतिथि को यूं कहे कि प्रथम अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ और संस्थापक प्रथम अध्यक्ष आदरणीय हिंगलाज दान जी से अनुरोध है कि आप पधारें ऑनलाइन और हमारी सभा को संबोधित करें। खूब खूब धन्यवाद अवधेश साहब। मां करणी सोनल के आदेश से अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक, जिसमें एक नवाचार करते हुए हमने विशेष आमंत्रित मेहमान के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में जिन्हें आमंत्रित किया है, हमारे समाज के अनमोल रत्न एवं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुलपति महोदय, एवं हाल ही में मां करणी सोनल की कृपा से जिन्हें और नव दायित्व मिला है, एम्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जिन्हें बहुत ही प्रमुख स्थान मिला है,
ऐसे हम सभी के सदा मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर एच.डी. चारण साहब का मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हम सभी को मार्गदर्शित करने के लिए निकाला। साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा हमारे समाज के सबसे बड़े और प्रमुख संगठन जिसमें पूरे समाज का प्रतिनिधित्व है, अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सी.डी. देवल साहब, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब का, कि जिन्होंने समय की मांग को देखते हुए इस युवा संगठन की महत्ता को समझा और युवाओं का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा करने के लिए हमें आदेशित किया। और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, सारे पदाधिकारियों को, जहां आप सभी ने मेरे एक निवेदन पर इस जो हमारा भागीरथी प्रयास है इसके अंदर पुरजोर मेहनत के साथ में सहयोग करने का मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वचनबद्ध हुए। मेरी मातृशक्ति तमाम मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी गणों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो हमारे मुख्य बिंदु थे, मुझे गर्व है कि आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर इतने चारण समाज के आइडल जुड़े हैं कि जो विजन मैंने नोट किए थे कि मुझे ये सारी बातें अपने विजन के रूप में रखनी है, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सारी बातें आपके द्वारा बता दी गई। ऐसे बुद्धिजीवियों के साथ में जुड़ करके ये संगठन निश्चित ही समाज में बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करेगा, ये हम सभी को विश्वास है। तो मैं मेरा जो अभी वर्तमान में जो मूल उद्देश्य है मेरा और जो विजन है हमारा सबसे बड़ा, वो है कार्यकारिणी के विस्तार का, क्योंकि कार्यकर्ता के बिना कार्यकारिणी आगे बढ़ नहीं सकती और जब तक कार्यकर्ता संगठित नहीं हो सकता तब तक हम किसी भी कार्य को धरातल तक पहुंचा नहीं सकते। तो मेरा विशेष निवेदन यही है कि कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर के अभी सबसे पहले, ये कोरोना का काल चल रहा है, मगर हमें हर परिस्थिति को अपनी मंजिल का ही एक कदम बनाना पड़ेगा। परिस्थिति से घबरा करके हम कभी रुक नहीं सकते और हम तो चारण है और जिसने हमेशा संघर्षों में आगे बढ़ने का प्रण लिया है, माँ भगवती जगदम्बे का हमारे साथ में हमेशा आशीर्वाद रहा है। इस समय के अंदर जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ, ऐसा ही मेरा निवेदन है कि हमने एक 6 माही कार्यक्रम रखा है और इस 6 माही कार्यक्रम के अंदर हमने ये लक्ष्य लिया है कि अगर ये कार्य हमसे पूर्ण हो गया तो आने वाले समय के अंदर जितने भी विचार अभी हमारे गणमान्य पदाधिकारियों ने रखे हैं वो सारे के सारे धरातल तक पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और कार्यकारिणी के विस्तार के अंदर जो हमने 5 स्तर रखे हैं अलग अलग, जिसका पहला स्तर हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा जो पदाधिकारी हुई है उसके साथ में पूर्ण हो गया है और आगामी समय के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सर थोड़ी आवाज बढ़ाएं प्लीज, हमारे शेष है उन सभी के अध्यक्षों की घोषणा और सभी पूरे, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है अवधेश साहब क्लियर आ रही है सर, थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं हो रही है सर आपकी। अभी आ रही है क्या हुकम? जी परफेक्ट आ रही है। जी 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 हुकम। तो मेरा मैं थोड़ी बात पीछे से सब लीजिए, थोड़ी बात पीछे लीजिए। जी जी हुकम। तो मेरा उसी मैं पुनः अपने विषय पर आता हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जिस प्रकार से गठन हुआ है, ऐसे ही हमें आने वाले समय के अंदर इस 6 महीने के अंदर सारे प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणियां और समस्त जिला अध्यक्ष, जिले की कार्यकारिणी, तहसीलों के अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, गांवों के अध्यक्ष और जो हमारा 5वां सबसे अंतिम स्तर रहेगा उसके अंदर पूरे भारत के सारे राज्यों से, जिलों से, तहसीलों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी मिलकर के हर गांव की कार्यकारिणी का गठन करें। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूं और हम जिस जज्बे के साथ में अपने सारे कामों को सेकंड पे रखते हुए राष्ट्र प्रथम के बाद में इस समाज को द्वितीय स्थान जो रखा है उसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। अगर विधिवत तरीके से इस कार्य में लग गए तो निश्चित ही कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। जब हम 1-2 मिलकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90 पदाधिकारियों को अलग अलग स्थानों से आप जैसे बहुमूल्य हीरों को चुन सकते हैं साहब, तो आप तो संबंधित प्रत्येक जिले से एक न एक हमने पदाधिकारी को स्थान दिया है और जिस जिले में अपने समाज के काफी संख्या में गांव है और हमने यही सोच करके उस समय तय किया था कि सभी जिलों से एक स्थान मिल जाए ताकि हम आगे कार्यकारिणी का विस्तार कर सकें। और उसी के साथ में जब हमारा अंतिम जो 6 महीने में जो समय शेष रहेगा उस समय हो सकता है कि सभी एक धारा में साथ में नहीं चल सकते, तो कहीं न कहीं प्रतिकूल परिस्थिति भी हो सकती है, थोड़ी बहुत किसी कारणवश कमजोरी रह सकती है, तो हम सबको एक साथ
एकजुट बन करके, संगठन में जो शक्ति होती है, चारण एक धारण का नारा लेकर के हम जो चलने वाला हमारा संगठन है, तो हमको आगे बढ़ना है और सभी कार्यकारिणियों को हमें कंप्लीट करवाना है। ये हमारा सबसे पहली बात है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आगामी इन 6 माह के अंदर ही, 6 माह में 3-3 माह के हमने 2 स्टेप रखे हैं कि पहले 3 माह के अंदर जब हमारे पूरे भारत के जिलाध्यक्ष की घोषणा, वहां तक का हमारा स्तर जब पूर्ण हो जाए, तो माँ भगवती जगदम्बे करणी जी के पावन चरणों में देशनोक में हम 2 दिवसीय युवा संसद एवं कार्यशाला इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष और हमारे समाज के जो गणमान्य बुद्धिजीवी हैं, जो हमारी आई माता जी है, जो हमारे संगठन के पुरोधा हैं, माननीय अध्यक्ष और माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, उन दोनों का हमको और सभी जो हमारे वरिष्ठ है उनका मार्गदर्शन मिले और एक ऐसी ट्रेनिंग हो कि हमें आगे किस प्रकार से बढ़ना है। ऐसा 2 दिवसीय हमारा कार्यक्रम देशनोक में होगा। और उसके बाद में जो आगामी 3 माह, इस 6 माह के अंदर ही मैं ये कार्यक्रम बता रहा हूँ, और जो आगामी 3 माह का और कार्यक्रम रहेगा, उसके अंदर हमने ये एक विचार तय किया है कि गांव तक जब हमारी कार्यकारिणी में गांव के अध्यक्ष बन जाए, उसके बाद में गांव से लेकर के हमारा एक बृहत अभियान चलेगा, जिसमें गांव के अंदर प्रतिभा खोज एवं सहायता कैंप करके हमारा एक महासम्मेलन चलेगा, जो महाअभियान चलेगा कि गांवों में से लेकर के हम राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ेंगे। तो सारे क्षेत्र, जैसे हमने साहित्य का क्षेत्र ले लिया, काव्य का क्षेत्र ले लिया, जनरल नॉलेज का क्षेत्र ले लिया, और अन्य जितनी भी विधाएं हैं, उन सब के अंदर खेल का भी विषय हो गया जो ओम प्रकाश ने बताया। उन सभी क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर हम बड़े लेवल पर इन सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। और उसी के साथ में एक सहायता कैंप भी होगा कि हमें हमारे इस गांव के अंदर, ये हमारा युवा काफी पढ़ने के लिए काफी उत्सुक है, इंटेलिजेंट है और किसी परिस्थिति बस आगे बढ़ नहीं सकता, जो जिसा ने बताया, तो उन सभी के वो हम एक फॉर्म भरेंगे गांव स्तर पर। और हमारी मातृशक्ति है, हमारी जो विधवा माताएं बहनें हैं, कहीं न कहीं सहयोग की उनको आवश्यकता है, जो हमसे एक आस लगा करके बैठे कि ये हमारे बेटों का, हमारे भाइयों का एक संगठन आया है जो इस समाज में जो जो विकास कर सकता है और जो आवश्यकता है उसको पूरी कर सकता है, वो हम इस प्रकार से वहाँ अभियान चलाएंगे। और फिर गांव से वो टीमें खड़ी होकर के तहसील पर, तहसील से जिला, जिला से प्रदेश और प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर वो एक अभियान चलेगा। और हजारों की संख्या में युवाओं को अपने साथ में जोड़ करके इन दोनों अभियानों से 6 माह के अंदर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये सारा काम कंप्लीट होगा। और जो अपना मुख्य उद्देश्य, जो लोगों में आपने देखा होगा कि चारणत्व एवं समाजोत्थान में जो संकल्पित हमारा संगठन है, हमारे 2 ही सबसे बड़े उद्देश्य है, जिसमें मैं समझता हूँ सब कुछ आ जाता है। एक तो चारणत्व, जो आदरणीय जानकी जी, नारायण साहब सभी ने बताया, और मनोज साहब ने, कि चारणत्व का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे हम चारण समाज में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी दें कि सब समझे कि चारण क्या होता है। हमारा जो उज्जवल इतिहास है वो हमें घर घर तक पहुंचाना है। इसके लिए हम एक पुस्तक का भी विमोचन कर रहे हैं, पुस्तक की भी तैयारी कर रहे हैं कि सारे हर घर तक पहुंचे। मनोज से चर्चा भी उसकी हुई है मेरी। और उसके बाद में जो समाजोत्थानम, यानी कि हमारे जो नारायण साहब ने बताया कि छात्रावास वाला जो विषय, जो आदरणीय योगी जी भाई साहब ने बताया कि जो छात्रावास का विषय, हम चाहे कि आने वाले समय में तहसील मुख्यालय तक हमारे छात्रावास की व्यवस्था पहुंचे, चाहे भले शुरुआत में हमको क्यों नहीं किराए पे लेना पड़ जाए, मगर हम मिलकर के इस शिक्षा के विषय को बहुत ही हमारा प्रथम विषय मानते हुए सारे छात्रावास स्तर पर हम शिक्षा की व्यवस्था करें। और वहां पे 2 स्तर से, क्योंकि सरकारी सर्विस से हम पूरा नहीं कर सकते, जो बेरोजगारी का प्रकोप है उसको पूरा नहीं कर सकते, तो हमारा ये जो कंपटीशन की, जो प्रतियोगी परीक्षा की ट्रेनिंग है वो भी वहां पे चले। और साथ ही स्किल डेवलपमेंट, कि हमारा युवा स्वरोजगार या अन्य जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर कैसे आगे बढ़ सकता है, उसको लेकर भी हमारी टेक्नोलॉजी चले। और उसी के साथ में अंतिम में मेरी क्यों समय की बहुत अल्पता है, और आज माफी चाहूंगा, कुछ टेक्नोलॉजी का प्रथम था, इसलिए आदरणीय डॉक्टर साहब से माफी चाहूंगा कि थोड़ी व्यवधान हुआ है बीच में। तो आगामी जो हमारा कार्यक्रम रहेगा उसमें हमने ये तय किया है कि गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक फिर 6 माह के बाद में सारे सम्मेलन चलेंगे, जिस सम्मेलन के अंदर जो हमारा युवा संसद और कार्यशाला देशनोक में हुई है, उसी स्तर पर गांव से चलती हुई तहसील, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय तक ये हमारा सम्मेलन चलेंगे, जिसमें जो प्रतिभाएं हमने निखर के बाहर लाई थी उनका भी सम्मान होगा। और जो ये फॉर्म भरे हैं उनकी सहायता के, उन सभी को सहायता मुहैया भी कराई जाएगी, प्रैक्टिकल हमारा काम भी किया जाएगा। और ये 2 वर्ष का हमारा एक कार्यकाल होगा। और इसके बाद में 2 वर्ष बाद में अखिल भारतीय चारण गढ़वी युवा महासभा का एक महासम्मेलन पूरे भारत स्तरीय करके हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा 2 साल की जो हमारी मेहनत है, उस मेहनत को सबके सामने हम रखें। और जो हमें हमारा
जो वरिष्ठतम वर्ग है वो हमें परिणाम दे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और फिर आगे की जो व्यवस्था बनेगी, तो मैं समय की अल्पता में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि संगठन की व्यवस्था है और उसमें डॉक्टर एजली चारण साहब से मेरा करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि ये युवा संगठन है और निश्चित ही तन मन धन से समर्पित होकर के हम आगे चले हैं और इस संगठन को खड़ा करेंगे और समाज के वंचित स्थान तक, जहां तक पहुंच नहीं पाए, वहां तक पहुंच करके समाज का उत्थान करने के लिए संकल्पित है। तो आप हमें ऐसा प्रभावी मार्गदर्शन, आपका तो खैर सदैव हमें मिलता रहता है, फिर भी आज हमें ऐसा मार्गदर्शन दें ताकि हमारा ये युवा वर्ग आगे बढ़ करके इन लक्ष्यों को पूर्ण कर सके। पुनः आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। जय माता जी की, जय माँ करणी, जय माँ सोनल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हिंगलाज दान जी साहब। ये थे हिंगलाज दान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपना विजन के साथ साथ में टेक्निकल मिस्टेक और थोड़ा पहली बार टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लेट हुए, इसके लिए डॉक्टर साहब से माफी भी मांगी। बहुत ही करते हैं हिंगलाज साहब आपका, और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से संबोधित। अब हम, जिनका हमें बहुत इंतजार है, आज हमारे युवाओं के निवेदन को स्वीकार करके अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से समय निकालकर यहाँ हमारे साथ मीटिंग के लिए ज्वाइन हुए प्रोफेसर हाकम दान जी चारण साहब कुलपति महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि आपके आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। प्लीज ऑनलाइन पधारें और हम सबको संबोधित करें। श्रीमान हाकम दान जी चारण साहब। सभी को सादर जय माता जी की। और मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी जी पहुंच रही है। सर्वप्रथम इस अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा के युवा कार्यकारिणी के पहली बैठक में पधारे हुए सभी सार्वजनिक युवाओं का स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यकारिणी के और युवा महासंघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक हिंगलाज दान जी नांदिया एवं कार्यकारिणी के सभी आदरणीय स्वजाति बंधुओं, इस युवा कार्यकारिणी में मेरे आने का मैं सिर्फ इतना ही योग्यता मानता हूं कि मैं युवाओं के बीच में रहता हूं, छात्रों के बीच में, छात्राओं के बीच में रहता हूं। शायद यही एक क्वालिफिकेशन है कि मैं आपके साथ इस सम्मेलन में और इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो पाया हूं। बहुत सारा उत्साह मैं सभी युवाओं में देख रहा हूं। मैं समझता हूं स्वाभाविक है, कोई आश्चर्यजनक नहीं है, स्वाभाविक है और ये बना ही रहेगा, बना ही रहता है। पर मुझे कुछ चीजें इस नाते कहने की मैं सोच रहा हूं कि ये संगठन को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जिस रूप में संगठन यहाँ तक बढ़ा है और युवा शाखा ने ये तय किया है कि संगठन को हम और आगे तक ले जाने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ संगठन की बारीकियां जो मुझे समझ में अब तक आई है, सामान्य रूप से समाज के एक व्यक्ति के रूप में मैं निश्चित रूप से आपके सामने रखना चाहूंगा। आप अपने स्वविवेक से उससे जांच लें और आपको लगता है कि इन्हें धारण किया जा सकता है, इसके आधार पे आगे काम किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूं कि जैसे सामाजिक संगठन है उसमें शामिल होने की अभिलाषा सबको रहती है और लोग शामिल होते हैं। शामिल होने वालों में अक्सर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा ही संगठन में कुछ न कुछ काम करने की इच्छा रखते हैं और एक वैसे लोग भी होते हैं जो संगठन के नाते अपना नाम की भी इच्छा रखते हैं। अब इन दोनों तरह के व्यक्तियों के बीच में फिर सभी लोग इसके दोनों के मिक्स मोड में भी होते हैं। संगठन जो चलता है वो उन व्यक्तियों से चलता है जो सिर्फ अपने समाज के लिए या जिस काम के लिए संगठन बना है उसके भले के सोच के ही काम करने वाले हो। अभी भी जैसे ध्यान दिलाया आपके राष्ट्रीय संयोजक और युवा अध्यक्ष ने
कि हम कार्यकारिणी का विस्तार करने वाले हैं और उससे बाद में कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाले हैं। मैं संगठन समझता हूं कि संगठन उन व्यक्तियों से चलता है जो सामने मंच पे नहीं बैठे हैं, जो भाषण देने वाले नहीं हैं, उन लोगों से चलता है जो सामने दरी पे बैठे। अगर ये बात जो मंच पे बैठा है उस व्यक्ति को ध्यान में है कि संगठन किससे चलता है, ये उसके बैक ऑफ माइंड में हमेशा दिमाग में अगर रहती है तो निश्चित रूप से संगठन ठीक ठाक चलने वाला है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं समझता हूं कि क्योंकि सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन में अगर अब ये सोच लें कि समाज हमको बहुत ही धन्यवाद कहने वाला है, प्रशंसा करने वाला है, बढ़ाई करने वाला है, तो इस बात को बिल्कुल भूल जाए। मैं तो यहाँ कहूंगा कि आप ये मान लें कि आपको इसके अन्यथा जितना भी काम करने वाले हैं उसमें गालियां भी सुननी पड़ सकती है। तो सभी लोग जो भी काम करना चाहें अपनी मनस्थिति को मजबूत कर लें और उसी मनस्थिति से आगे बढ़े। कुछ लोग आप देखेंगे कि धीरे धीरे संगठन से दूर होने लगेंगे। उन दूर होने वाले लोगों में कुछ अच्छे लोग भी होंगे। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि उन अच्छे लोगों को जाने मत देना। अच्छे लोगों को हमेशा पकड़ के लाना पड़ता है, लाके उनको वहां रखना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो संगठन को पकड़ लेंगे, उनसे भी आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर कुछ लोगों ने संगठन को पकड़ लिया तो संगठन के साथ उनका नाम जुड़ जाएगा और उनके साथ संगठन का नाम जुड़ जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता उनसे दूर हो जाएंगे। सिर्फ संगठन ही रहेगा, कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे और कार्य भी नजर नहीं आएगा। मैं समझता हूं कि इन छोटी सी बारीकियों को ध्यान में रखते अगर हम काम करते हैं तो जिस तरह की आपने एक रूपरेखा रखी है वो एक व्यापक रूपरेखा है। उस व्यापक रूपरेखा में आपको कहीं से शुरुआत करनी, बहुत ज्यादा उत्साहित होकर इतना तेज भी दौड़ने की जरूरत नहीं है कि गिर जाए, लेकिन दौड़ चलने की जरूरत तो है ही है। इस नाते मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी आप संगठन जिला स्तर तक बनाए, चाहे डिवीजन स्तर तक बनाए, उन सभी संगठन को बनने के बाद जो कार्यकारिणी बनती है, वहां के पदाधिकारी है, उसके कुछ काम का निर्धारण कर दें। अगर आप कार्यकारिणी बना के छोड़ देंगे कि आप जाइए समाज में कुछ काम करिए, तो मुझे लगता है कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आपका निश्चित रूप से एक डायरेक्शन होना चाहिए कि कम से कम आपको ये काम तो करने ही करने हैं। आपका अगर संगठन जिसको हम एक्टिव कहेंगे, जिले पे आप एक्टिव है या डिवीजन पे एक्टिव है या राज्य में एक्टिव है, तो एक्टिव की ये डेफिनेशन है, इस पैरामीटर पे आपको खरा उतरना पड़ेगा और उसका हर साल आकलन करें, आकलन करके उसको सार्वजनिक करें। जब तक चीजों को सार्वजनिक नहीं करेंगे तब तक काम करने की प्रेरणा भी नहीं मिलती। इस नाते कुछ काम मैं मेरी तरफ से गिनाना चाहता हूं, क्योंकि आप संगठन के सभी समझदार पदाधिकारी है, आप तय कर सकते हैं। कुछ काम मैं अपनी तरफ से गिनाना चाहता हूं कि हम सबने एक चिंता जाहिर की है कि हमारा चारण तो है, उसके बारे में हमको सबको ही भान होना चाहिए और उससे ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी अगली पीढ़ी को भान होना चाहिए, या युवा जो अभी पढ़ रहा है, या ऐसा भी हमारे आदरणीय ने बताया कि जैसे जैसे ज्यादा पढ़ाई करता है वो चारण भाव से दूर होता जाता है, यानी चारण के बारे में जानकारी से दूर हो जाता है। चारण भाव और चारणता को कहूं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि जिस चारण की परिभाषा हम रखते हैं वो परिभाषा मन से, वचन से और कर्म से, क्या इन तीनों स्तर पे उसमें हम खरे उतरते हैं नहीं? विचार से लेके व्यवहार तक, आचरण तक, अगर आचरण तक खरे उतरते हैं उसी को हम संस्कार कहेंगे। जितना हम आचरण में जीते उतना ही हमारा संस्कार है। अगर हमारा संस्कार चारणत्व से मैच करता है, जैसी हमने कल्पना की है चारण की, या जैसा हमारा पूर्वजों ने चारणत्व को हमारे सामने रखा है, उतना अगर व्यवहार कर पाते हैं तो वही हमारा संस्कार है। तो हमारे अपने अपने संस्कार को हम खुद ही परिभाषित कर लें। तो जिस तरह की चिंता जाहिर की, मैं उनकी चिंता से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि जैसे जैसे हम पढ़ाई से दूर जाते हैं हम अपने आप को परिभाषित नहीं कर पाते। आप आज ही अपने घर जाके अपने बच्चों का टेस्ट ले लें कि चारण के बारे में पूछ लें, चारण की उत्पत्ति के बारे में पूछ लें, चारणों के देवियों के बारे में पूछ लें, चारणों के राष्ट्र पुरुषों के बारे में पूछ लें, कवियों के बारे में पूछ लें, और ये बताते हैं कि चारण अगर स्पेशल है तो क्या स्पेशलिटी, ये उनसे पूछ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप संतुष्ट हैं इस बात से
कि जो जानकारी एक चारण होने के नाते मेरे बच्चे को, मेरे बेटा को, मेरी बेटी को है, तो निश्चित रूप से इतना पर्याप्त है। और इस टेस्ट को लेना छोड़े नहीं, इसको लेते रहे, ये संस्कार पर्याप्त है। अभी ऐसा भी कहा कि कोई हम ऐसा बच्चों को ऑनलाइन बता सकते हैं, कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम अपने घर से अगर इसका संस्कार दे देंगे तो निश्चित रूप से जानकारी का सोर्स तो बहुत है। मनोज जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं से उनके विचार डिस्कशन डिटेल में करेंगे। हम भी ऐसा ही कुछ एक प्रयास हमने मन में सोचा हुआ है करने का, तो उसको विस्तार से करेंगे। जो नई पीढ़ी जो अगर जानना चाहे तो हाथों हाथ जानकारी भी कर सकती है। मैं देखता हूँ आज के बच्चों को, मैं कुछ बात कहता हूँ तो मिनटों में फटाक से गूगल खोला, इंफॉर्मेशन लेके आते हैं कि सर इस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन है, इस संस्था के बारे में इंफॉर्मेशन है। वो इसमें तो एक्सपर्ट होने वाले हैं, लेकिन वो जाए, इसको खोले, इस बात का मार्गदर्शन आपको देना पड़ेगा। ये स्वभाव निर्मित आपको करना पड़ेगा। ये स्वभाव निर्मित परिवार से आएगा। अगर परिवार सुबह से शाम तक सिर्फ इतना ही करेगा कि जाओ बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तो मुझे लगता है कि ये जिस भाव का हम चारण का भाव व्यक्ति में डालना चाहते हैं कि चारण क्या है, ये नहीं होने की जिम्मेवारी भी हमको अपने खुद पे लेनी पड़ेगी। बच्चों को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं। निश्चित रूप से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ और क्या होनी चाहिए, ये विषय भी उनको ध्यान में दिलाने का दायित्व भी हमारा ही बनता है। अब मैं ये जरूरी साथ में कहना चाहूंगा कि आज भी हालांकि मुझे भी, जैसे मैं आप राजस्थान में है, गुजरात में है, और चारण को गढ़वी की परिभाषा देने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता। समय इसलिए नहीं लगता है कि सभी लोग हमारे पूर्वजों को जानते हैं, और हमारे कर्मों से हमको नहीं जानते, हमारे पूर्वजों के कर्मों से जानते हैं, हमारे देवियों के कर्मों से जानते हैं। इस नाते हमारा अपने अस्तित्व क्या है ये तभी पता लगता है कि आप यहाँ से बाहर निकल कर ही पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए कि आप ईस्टर्न साइड में चले गए, आप साउथ साइड में चले गए, एक्सट्रीम नॉर्थ में चले गए, और ऐसे समूह में चले गए जो निश्चित रूप से चारण और गढ़ी दोनों शब्द इससे वाकिफ नहीं है। वहां जब अपने आप को परिभाषित करते हैं तो तब आपको पता लगता है कि आपका भी जानकारी लेवल कितना है। मैं जो बात कह रहा हूं अपने सिर्फ अनुभव के दर्द कह रहा हूं कि जो जैसा मेरा जिन लोगों से संपर्क आता है, क्रॉस सेक्शन होता है, जहां तक पहुंचते हैं, उसमें वैरायटी है। उस वैरायटी में साउथ से लेकर ईस्ट से लेकर सब तरह के लोग आते हैं। जब उन लोगों से चर्चा करते हैं और चर्चा में कहीं जैसे सरनेम की बात निकल आती है, कुछ लगे आप चरण हो, चरण को जो मैं कहता नहीं, चरण में चारण हो। जब चारण करता है और उसका थोड़ा सा उत्साह बनता है तो निश्चित रूप से मुझे बारे में आगे में जानना चाहता है कि चारण क्या है। तो जब जानना चाहता है तो मुझे अपने आप को परिभाषित करना पड़ता है कि चारण मतलब ये, क्योंकि हमारा समाज का एक सिस्टम है कि एक आप समाज की उसकी पीछे जाति सरनेम को देख लेते हो तो उसकी तस्वीर आपके मन में उतर आती है कि इससे इस तस्वीर जाति का मतलब क्या, उसका परिवेश क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रहन सहन कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो आप अपने ऊपर भी इसको लेके आजमा के देख लें कि हमारा जानकारी लेवल भी कितना है। मैं भी बहुत कई बार अपने आप को असहज महसूस करता हूं कि मैं ये पूरी रूप से परिभाषित नहीं कर पाता कि मैं चारण एक स्पेशल है तो क्यों स्पेशल है। मुझे लगता है कि हम बच्चों को दोष देने से पहले हमारे बच्चों की जहां जिस लेवल पे ट्रेनिंग है उसको बहुत मजबूत करें तो बहुत जरूरी है। कई बार हम चारण को कहते ये कहते हैं कि हमारे खान पान से चारण को परिभाषित करते हैं कि ये चीजें हम खाते हैं चारण है, ये ऐसा ऐसा हम पहनते हैं इसलिए चारण है, ऐसे ऐसे हम रहते हैं इसलिए चारण है, हम ऐसे फलाना है इसलिए चारण है। धीरे धीरे कहते नहीं हम उनके जैसे। मुझे लगता है इसी परिभाषा से काम नहीं चलने वाला है। ये मिनिमम चारण होने की आवश्यकता है जो सबको करनी है, हर व्यक्ति को, संगठन को ही नहीं हर व्यक्ति को करनी है। दूसरा मैं सोचता हूं कि जिस तरह का वातावरण समाज में बना है, ये समाज ने सोच लिया कि चारण मतलब पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई लिखाई के लिए सरकारी नौकरी। ये भाव अच्छा है, सरकारी नौकरी होनी चाहिए और नौकरी के बाद सम्मान उसको मिलना ही चाहिए, सम्मान मिलता ही आ रहा है, पद के नाते मिलता है, मैं समझता हूं इस बात को। लेकिन पद के नाते सम्मान होना पर्याप्त नहीं है। वो व्यक्ति समाज के लिए कितना उपयोगी है यही महत्वपूर्ण है। चाहे वो नौकरी में है, चाहे व्यवसाय में है, चाहे पशुपालन कर रहा है, चाहे खेती कर रहा है, समाज के लिए कितना उपयोगी है। उपयोगी नहीं, मैं समझता हूं कि उसके मन में समाज के लिए संवेदना कितनी। संवेदना को मैं इस तरह से समझता हूं कि सं और वेदना को अलग अलग देखा तो सब मतलब समान वेदना। जो दर्द मुझे होता है वो मेरे अपने स्वजन को देख के मुझे उतना दर्द होता कि नहीं होता, उसके दर्द में मैं शामिल हूं कि नहीं हूं,
चाहे मैं किसी भी पद पे हूं, लेकिन अगर मुझे ये दर्द होता है तो मैं पक्का चारण। अगर इसी संवेदना से मैं देखता हूं तो जो भाव हमने समाज में लिया है कि नौकरी पा लेगा, अच्छी नौकरी पाना ये जीवन का उद्देश्य है, मुझे लगता है इस भाव को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कितने लोगों की नौकरी लग पाए? मैं समझता हूँ मुश्किल से 5-7%, 10% लोगों की नौकरी लग पाए, 15% मान। लेकिन अगर 100% लोग कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते करते कई वर्ष निकल जाते हैं, जब कोशिश करते करते कई वर्ष निकल जाते हैं तो उन पीछे 85% जो लोग बचते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगती, वो उनके लिए रोजगार बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं, आसपास नजर दौड़ा के सकते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब ये प्रश्न उठता है कि क्या हम इसकी नौकरी को कब तक इतना महिमा मंडित करते रहे, कि इतना महिमा मंडित तो नहीं करते कि समाज में हमारे अपने बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ जाए कि उसके लिए हमको सोचना पड़ जाए। इस बारे में लगभग ऐसा भी इसी बात को लोग दहेज और टीका से भी जोड़ते हैं। मैं समझता हूं कि दहेज और टीका ये जो 10-15% जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं उनके बीच तो है। कई ऐसे औपचारिक चर्चा में करते हैं कि आजकल टीका की ये ऐसा कि नौकरी लगते, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, इतना टीके की प्रथा है। एक हंसी मजाक में मेरे मित्र ने कहा कि आप कैसी बातें करते हो टीका की, मेरे गांव में 50 लोग बीएड किए बैठे, उनको कोई लड़की देने वाला नहीं। मैंने गंभीरता से सोचा कि बाकी ऐसे बहुत से लोग बैठे, हम उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। हम समाज में चर्चा में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि समाज चर्चा कर रहा है, दहेज टीका है, कितने लोगों को दहेज टीका मिलता है, करने दो उनको, जो टीका लेने वाला ले, नहीं लेने वाला नहीं ले, उसको जोड़ो उसको। हम तो किसी अच्छे काम, पॉजिटिव काम में लगे। तो मुझे लगता है कि हम व्यर्थ की चर्चाओं में भी बहुत अपना समय निकाल तो वाकई हमको दहेज और टीका के बारे में चिंता है और हम करना चाहते हैं, तो हम व्यक्तिगत लेवल पे क्या कर सकते हैं? हमको समाज के लेवल पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति सुधर जाएगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। हमको अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को बिल्कुल अनुशासित करने की जरूरत है। हमको अपने आप को समाज के लिए काम में लगने की जरूरत है, इसको लगाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो इस बात की अगर हम चर्चा कर ले, आज ही आप तय कर सकते हो, दहेज और टीका की बात करते हैं, अगर मैं तय कर लूं कि मैं मेरे बच्चों का टीका नहीं लूंगा, आप तय कर सकते हैं कि मैं अपने बच्चे का टीका नहीं लूंगा, इसमें तो किसी का दबाव नहीं। आप अपने आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही निर्णय लें, इससे आगे निर्णय लेने की जरूरत नहीं। लोग अपने आप, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। टीका दहेज के बारे में बात करते हैं तो बात चली तो मैं बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, टीका बहुत हो रहा, फलाना इनका इसने लिया। मैं समझता हूं कि आप अपने बेटे के बारे में तो तय कर सकते, आप अपनी बेटी के बारे में तय नहीं कर सकते, ये मैं जानता हूं। आपको ऐसी मजबूरी भी आ सकती है कि देना पड़ सकता है, नहीं बेटे के बारे में तो तय कर सकते। यहां तक कि नहीं, आप ऐसा तय कर सकते हैं कि जहां भी टीके का कोई फंक्शन होगा मैं नहीं जाऊं। ये तो आप हो सकता है आप इतना भी दबाव बढ़े कि फंक्शन में तो मुझे जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़ेगा तो वहां जाके कम से कम ये बढ़ाई तो न करे कि वाह वाह क्या बात करें इनकी, देखो इतना लाखों रुपए दी, नहीं तो इतना को तो रोक सकते हो। अगर इससे भी आगे कुछ अगर आपकी हिम्मत है और आपका अस्तित्व है वहां पे, तो कह सकते हैं ये बहुत बुरी बात है, नहीं लेना चाहिए। आप अपने लेवल तक तो इतना कर ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इतना भी करता हूं, और इससे भी आगे बढ़कर मैंने ऐसा भी लोगों को देखा है कि टीका दहेज के फंक्शन में शामिल होते हैं और सिर्फ शामिल ही नहीं होते, उसका इतना महिमा मंडन करते हैं सामने बैठ के, तो वाह वाह इतनी इनकी क्या बात करो, इतने इन्होंने लाखों रुपए दिए, इनकी हिम्मत की क्या बात है, आजकल कितनी हिम्मत, वो शामिल होते हैं। और वही लोग आगे बाहर अगर समाज में बात करते हैं उसका बुराई करते हैं। मैं समझता हूँ अपने आप को अनुशासन रख ले तो मुझे लगता है बहुत कुछ हो सकता है। अन्यथा बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीका दहेज नहीं लिए होंगे, ऐसे बहुत रिश्ते आप अपने आसपास देखोगे तो नजर आएंगे। लेकिन लोगों का विश्वास इतना कम हो गया है कि लोगों का ऐसा मानते हैं कि शायद उन्होंने लिया होगा और बता नहीं रहे। मुझे लगता है इतने अविश्वास के लेवल में हम जी रहे। ऐसे लोगों को जहां भी आपको पता लगे कि उन्होंने नहीं लिया तो उनकी बड़ाई कर, उनके बखान करने की जरूरत है कि दूसरा भी अगर टीका लेने से पहले सोचे कि मैं लूंगा नहीं लूं। कम से कम आजकल इतना तो हो गया है कि लोग उसको प्रचारित नहीं कर रहे, अंडर हैंड ले रहे, ये भी तो एक अचीवमेंट है। तो मुझे हमेशा ये बात लगती है कि लोगों को उसकी चर्चा में शामिल होने की बजाय अपने आप पे नियंत्रण कर ले, उतना पर्याप्त है। धीरे धीरे ये बुराई अपने आप समाज से निकलने वाली। ऐसी बहुत सारी बुराइयां हमारे सामने नजर आती है। मैं इतना सा समझता हूं कि उनमें हम क्या योगदान कर सकते हैं अपने लेवल पे शुरू कर। दूसरे को ठीक करने जाएंगे तो कतई ठीक नहीं होगा, और चारण को ठीक करना तो बहुत ही मुश्किल। और कई लोगों ने अभी हॉस्टल की बात उठाई है।
क्या आप किसी हॉस्टल में जाके उसको ठीक करने की हिम्मत रखते? आप अपने लेवल पे देख लीजिए, बहुत ही मुश्किल है। जिन्होंने भी हॉस्टल बनाया होगा, मैं कईयों को जानता हूँ, बाड़मेर में मैं रहने वाला हूँ, जहाँ का हॉस्टल बना है, मैं जानता हूँ कि किस तरह से लोगों ने उसमें धन संग्रह किया और किस तरह से लोगों ने धन दिया। लोगों ने बहुत अपने, ये कहूँ कि पेट की रोटी को काट के भी धन दिया। ऐसे ऐसे लोगों ने उसको हॉस्टल को बनाया, लेकिन उसका प्रतिफल तो वैसा नहीं मिलता। इसलिए समाज का जो अनुशासन है, समाज का अनुशासन अब घर में भी नहीं रहा, तो दूसरे के बच्चे पे अनुशासन रखना कितना मुश्किल काम। जब इतना मुश्किल है तो हॉस्टल कैसे चलेगा? तो मैं समझता हूँ आप प्रोजेक्ट को जरूर लें, लेकिन इतने उत्साही होकर उसमें हाथ नहीं डालें कि आप न तो उसको ठीक कर सके और न आपका संगठन उसको ठीक कर सके। इसके अल्टरनेट में मेरे को एक विचार जो मेरे मन में आता है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि आजकल वो जमाना तो गया जब हम ये बात करते थे कि पढ़ाओ, पढ़ाई करनी चाहिए, स्कूल से कॉलेज से लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाई बहुत जरूरी है। अच्छा है, अच्छी बात करते हैं, लेकिन आज आप गांव जाके देख लीजिए, हर गांव में सुबह आपको बसें आती नजर आएंगी जिसमें बच्चे बैठ के स्कूल जाते नजर आएंगे। माँ बाप ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने लगती है या थोड़ी सी पढ़ाई आगे बढ़ने लगती है, उनके मन में चिंता ये रहती है कि आगे इसको कहाँ पढ़ाएंगे। न तो उनके पास आर्थिक व्यवस्था है, न कोई रहने का साधन है। और विशेषकर जो लड़कियों के लिए है कि मेरी बच्ची जो है सुरक्षित कहाँ कैसे रह सकती है, ये भाव सबसे मुश्किल है। अगर ये युवा, जो आपका युवा संगठन है, अगर इस बात को ध्यान में रहता है कि आने वाले समय में किसी भी बड़े शहर में और किसी क्यों हर बड़े शहर में अगर छात्राओं के लिए छात्रावास की हम व्यवस्था कर पाए, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वो अच्छा चल भी इसलिए पाया कि आज तक एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि चारणाओं की छात्राओं में बहुत अनुशासन है, बहुत स्व अनुशासन है, तभी छात्राओं अच्छा चल सकता है। बहुत बड़ा काम होगा आपके लिए, लेकिन कहीं से अगर शुरुआत करके देखिए। गुजरात में बहुत कुछ जगहों को मैं जानता हूँ जहाँ उन्होंने छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की है और उस व्यवस्था से वो अच्छा पढ़ रही है। ये आज का हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए, शहर में जाके लड़की रहेगी का, विशेषकर हमारे समाज के लिए, जहाँ हमको लड़की की सुरक्षा की दृष्टि से विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा हमारा समाज का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसलिए तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा अगर आप इस डायरेक्शन में सोचते हैं। मैं बात कर रहा था समाज में नौकरियों की। अब से नौकरी के भाव को समाज ने इतना महत्वपूर्ण बना दिया। कुछ टाइम पहले हमारे भी ऐसा जोश आया कि हमको अपना कोई संगठन बनाना चाहिए। हमने 2015 में एक संगठन बनाया, इंटरनेशनल चारण गढ़वी फाउंडेशन, CGIF चारण गढ़वी फाउंडेशन। और उसमें जब ऐसा जोश आया तो फिर युवाओं से, लोगों से बात करते पूछते भी, इस संगठन से जुड़िए, आप ये करिए वो करिए। तो एक जवान ने मुझे जो प्रश्न किया, मैं आपके सामने रखा करता, इतना ज्वलंत लगा मुझे, और मैं तब से उसके बारे में सोचता हूँ, कहता हूँ हर बात समाज में जहां भी मुझे मौका लगता है बताता हूँ। इसी नौकरी के संदर्भ में था। वो एकदम यंग मैन सूरत में अपना कपड़े का काम करते थे, और बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि मैं सूरत में काम करता हूँ, अच्छा मेरा रोजगार है, अभी भी मैं अच्छा कमाता हूँ, और मेरा जो डायरेक्शन मुझे नजर आ रहा है कि मैं बहुत अच्छा इसमें सक्सेस कर जाऊंगा। लेकिन मेरे पिताजी ये कहते हैं कि अगर तुम मास्टर भी बन गया होता तो तेरी शादी कोई अच्छी जगह हो जाती। ये जो समाज का ये जो उदाहरण था, वो पूरे समाज के भाव को बताता है कि जो बच्चा अच्छा कोशिश कर रहा है, बिजनेस में एस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन समाज ने उसको वो मान्यता नहीं दी, हमको उसकी मान्यता नहीं दी है, इसलिए उसके पिताजी की व्यथा भी है, उस व्यथा को उस बच्चे पे। अगर ये व्यथा से अगर समाज में हम चलने वाले हैं तो बहुत से बेरोजगारों की खोज खड़ी होने वाली। अब चारणों के कैलिबर को मैं परिभाषित करूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। चारण वो व्यक्ति था जो राजा को मैनेज करता था। व्यक्ति को मैनेज करने का जिसमें कैलिबर हो, राजा को दिशा देने का काम ही वही करता था, और वो आज भी कैलिबर हमारे पास में है। आप चारण को कहीं भी किसी जगह देख लीजिए। मेरा अपना अनुभव है कि अगर वो जिस भी जगह है, अपने जिस पद पे है, उससे नेक्स्ट हायर लेवल का अस्तित्व रखता है। पूरे ऑफिस में उसकी अलग से छाप होगी, अस्तित्व रखता है। जब ऑफिस में छाप छोड़ सकता है तो किसी प्राइवेट नौकरी में भी छाप छोड़ सकता है, किसी व्यापार में भी छाप छोड़ सकता है, और जहां जहां जाए वो छाप छोड़ सकता है। लेकिन समाज को जो काम कर रहा है, उस काम को उनको प्रशंसा करनी पड़ेगी, उसको सम्मान देना पड़ेगा। एक हमारे मित्र इसी तरह से नौकरी और व्यापार की बात आई तो
हम एक प्रोजेक्ट में हरिद्वार में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं CGF के माध्यम से कि हरिद्वार में हमारे पास कोई धर्मशाला नहीं है, कोई स्थान नहीं है, वो एक सेवा सदन खड़ा कर रहे हैं बड़ा 5 मंजिला आधुनिक सुविधा वाला। तो उसके चंदा मांगने का बेंगलोर में गए, तो निश्चित रूप से बेंगलोर में उन लोगों ने स्वागत किया कि आप बहुत बड़ा काम करें, चाणा का हरिद्वार में स्थान तो होना ही चाहिए और माँ सोनल माँ करने की कृपा रहे कि वो अच्छा बन जाए। ठीक है, उन्होंने चंदा वगैरह सब दिया। शाम को जब बैठे खाना के, तो उन्होंने एक हल्के से बात कही कि हम तो समझते थे कि आप मारवाड़ से आए हो और कुछ साथ मेरा बेटा जवान है और उसके रिश्ता लेके आए हो, लेकिन आप तो वही बाकी लोगों की तरह चंदा ही मांगने आए। ये उनका एक तरह का मजाक था, लेकिन उसमें दर्द छुपा था कि उनको कहा कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा काम कर रहा है, इस समय भी जो उसने शोरूम खोला है कम से कम 1 लाख रुपए की सेविंग है और आने वाले टाइम में भी बहुत बड़ा करने वाला है, लेकिन जब रिश्ते की बात आएगी तो हो सकता है कि वो 10-15 हजार की नौकरी करने वाले की रिश्ता पहले जाता है, हमारे बाद आता है। ये समाज का दर्द। इस दर्द को अगर आप समझेंगे, इस सिर्फ दर्द नहीं, ये दिशा है। ऐसे लोगों को जब तक हम समाज में आगे नहीं लाएंगे, उनको उचित स्थान नहीं दिला पाएंगे, तो समाज में विकृतियां पैदा होने वाली। हम दहेज की बात करते हैं, लेकिन हमारे कितने हमारे समाज में घूम रहे, उनकी चर्चा, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। उनके लिए कई लोगों के लिए शादी होना मुश्किल हो गया, तो कई लोगों के लिए अपना काम करना मुश्किल हो गया कि उम्र 30-32 साल तो सिर्फ पढ़ाई। यही मुझे लगता है बहुत आधारभूत चीजें हैं जिसको हमको करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का मैं आप में उत्साह देख रहा हूँ, ऐसा उत्साह का उदाहरण मुझे मैं कोटा में था तो मुझे एक मित्र थे और मीना थे, तो उन्होंने ऐसी बातचीत में बताया कि मैं मेरा यहाँ पे छात्राओं का हॉस्टल में बनाना चाहता हूँ कोटा में। कोटा कोचिंग की नगरी है और कोचिंग की नगरी में हमारी लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं है, बनाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, फिर बड़ा मुश्किल होगा, कोटा जैसा शहर महंगा। उसने कहा नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ही महीने मुझे बाद मिला तो उन्होंने बोला कि मैं एरोड्रोम के पास में जमीन ले ली। मैंने कहा एरोड्रोम के पास तो बहुत महंगा इलाका है, वहां कैसे जमीन ले ली? थोड़े दिनों में उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। फिर मैंने पूछा कि मीना जी क्या इतना जल्दी? बोले मुश्किल नहीं है। मैंने अपने समाज में जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग थे, संपन्न लोग थे, उनके नंबर लिए, फोन लिए और मैंने फोन पे सूचना दी कि ये काम कर रहा हूँ और फटाफट मेरे पास पैसे आए। मैं समझता हूँ समाज के लिए क्या उत्साह होना चाहिए, उदाहरण। समाज के लिए कितना भाव है उन लोगों में, ये उदाहरण है। मेरे मन में हर समय उदाहरण रहता है कि समाज के लिए, बोला मैं किसी के पास गया नहीं, यहाँ बैठे बैठे मेरी ये व्यवस्था हो, मुझे लगता है। पर मैं समझता हूँ कि ये भाव हमारे समाज के, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है इसको। जब हमने चारण गढ़वी समाज का छात्रा हरिद्वार प्रोजेक्ट की बात की, हमारे पास कुछ भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, कागज भी नहीं थे। 5 लोग राजस्थान से और 5 लोग गुजरात से जो जमीन देखने गए, माननीय कल्याण सिंह जी कविया जो जमीन के बारे में बहुत अनुभव रखते हैं, उनको साथ लेके गए और जो जमीन दे के एक जमीन उन्होंने कहा कि ये ठीक रहेगी, और जब उसकी कीमत के बारे में पता लगा तो लगा कि 4 करोड़ रुपए की। शाम को उन्होंने बैठे तो उन्होंने कहा कि अच्छा मानो कि समाज से पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे देखो, पर हम जो 10 लोग हैं कितना कितना कर पाएंगे। उन 10 लोगों में सबने अपनी अपनी बात कही, मैं इतना कर पाऊंगा, उतना कर पाऊंगा, जो भी कहा। लेकिन एक हमारे मित्र ने जो कहा, मैं हमेशा याद रखता हूँ, उन्होंने कहा कि मेरे पास फलां जगह फलां शहर में वो प्लॉट है, वो मैं प्लॉट ही बेच दूंगा उसके लिए। आप जज्बा देखिए। और उसी जज्बे से जब हम समाज के पास गए, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट तो आप निश्चित रूप से सामने खड़ा नजर आएगा। तो समाज में देने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आपको ये उनको आश्वस्त करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो समाज हित में कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आपकी प्रामाणिकता आपको साबित करनी है, तभी समाज कुछ कर पाएगा। हम सिर्फ नारे लगाएं उससे काम नहीं चलेगा, हम सिर्फ बातें करें उससे काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि कोई संगठन में जो कम से कम बात करने वाला है वही सफल हो पाएगा। इन लोगों ने अभी एक बात कही कि राजनीति के बारे में, ये बात तो आप सभी लोग ठान लें कि समाज में जो भी व्यक्ति है, अगर ये सोच के आया है कि समाज के माध्यम से मैं कोई और कुछ हासिल कर लूंगा, किसी और अच्छी जगह पहुंच जाऊंगा, कुछ और कर लूंगा, वो निश्चित रूप से गलत धारणा के साथ में आ रहा है, वो संगठन को नुकसान ही पहुंचाने वाला है। इसलिए कभी भी संगठन में किसी भी माध्यम से कोई राजनीतिक बात नहीं करें। यहाँ तक कि मैं तो आपको ये भी राय देना चाहूंगा, मैं ये भी राय मैं अपने अनुभव के आधार पर देना चाहूंगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं करें। व्हाट्सएप के माध्यम से ही लोग आप इतना लड़ना शुरू कर देंगे कि उनके झगड़े निपटाते निपटाते आप मुश्किल हो जाएंगे। अगर व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाए तो ऐसा कोर ग्रुप बनाए
जिसमें सिर्फ काम की ही बात हो, बिना बात की उसमें चर्चा चलाएंगे, कहीं का आप दहेज पे सुझाव मांग लेंगे, कभी टीके पे सुझाव मांग लेंगे, कभी किसी बात पे सुझाव मांग लेंगे, उसी में लोग लड़ते लड़ते आपसे दूर हो जाएंगे। जो भी काम करें उसके आगे पीछे सोच के, मैंने ऐसा देखा है कि इस तरह से लड़ते लड़ते उनको समझाना मुश्किल होता है कि किसने किसके बारे में क्या किया। तो निश्चित रूप से छोटी छोटी चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि इसका जरूर ध्यान। बहुत सारी चीजें। अब हमारा जो संपर्क है, हमारा संपर्क सिर्फ हमारी जाति तक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं नौकरी करता हूँ, तो मेरे समाज के अलावा भी मेरा अपना वो बहुत बड़ा सर्कल है। जैसे आप कोई व्यापार करते हैं तो आपका अपना समाज के अलावा भी बहुत बड़ा सर्कल है। हर व्यक्ति का अपने समाज से बढ़कर बहुत बड़ा सर्कल है। जब भी कोई भी वो आयोजन करता है, शादी समारोह करता है, कोई फंक्शन करता है, तो सब लोग शामिल होते हैं। जब सब लोग शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से उसे ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत पड़ती है जो सभी को स्वीकार्य। हमारा खानपान अलग हो सकता है, ये सब व्यक्तिगत आनंद के विषय है। लेकिन जब तक आप कोई सार्वजनिक काम करें तो सार्वजनिक काम में व्यक्तिगत काम को थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। ऐसा मैंने महसूस भी किया। एक मैं आपको इनको रियल उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि मैं एक मेरे मित्र के बेटे के साथ शादी में जोधपुर गया, और जोधपुर में एक हमारे दूसरे मित्र थे, जैन थे, वो भी वहीं थे, तो उनको भी वही शादी में आना था। आप जानते हैं कि शादी में जैसे बारात का स्वागत होता है, सम्मेला हुआ, और सम्मेला होते ही जो भी व्यवस्था थी दिखाने की हुआ, उसके तुरंत बाद जैसे उठते हैं, जो बैठने की कुर्सियां होती है कुर्सी टेबल में परिवर्तित हो जाती है, उसके ऊपर गिलासें आ जाती है। तो थोड़ी देर में ये व्यवस्था शुरू हो गई। तो हमारे मित्र थे, वो दूसरे जो जैन साहब थे, वो लगभग 9 साढ़े 9 बजे सब पत्नीक में आए। 9:30 बजे सब पत्नीक आया तो जाना की शादी में वहां सिर्फ टेबल और ग्लासेस और ये व्यवहार नजर आया। जैसे हमको पता लगा, हम गेट पे गए उनसे, में आओ जैन साहब आइए। अब हमने कहा सब खाना खाओ। जैन साहब बार बार पीछे हुए और उनकी पत्नी को कहा भाभी जी आप खाना लीजिए, तो वहां कोई लेडीज ही नजर नहीं आए। तो ऐसा बिल्कुल अनकंफर्टेबल सीन मेरे सामने हुआ कि अंततः हमने घंटा भर कहने के बाद भी उन्होंने खाने का नाम ही किया, खाना नहीं खाया। मैंने उस दिन सीखा कि जब हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें सब विवाह में सभी तरह का आनंद लेना चाहिए, लेकिन ये व्यक्तिगत आनंद जो हम सार्वजनिक कार्यक्रम करें तो उससे दूर रहे। उसका कोई इस तरह का आयोजन हो कि वो सार्वजनिक को तो सार्वजनिक की टाइप रखे, हमारे बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। उससे हमें ज्यादा सम्मान मिलेगा समाज में। और वो एक आध दिन ऐसा निकल भी जाए कि कोई अगर रह जाए तो भी मुश्किल नहीं होगा। मुझे ध्यान में आ रहा है, कुछ बीकानेर के लोग होंगे तो मुझे बार बार टोकेंगे इस बारे में। जब मैं बीकानेर में पहली बार आया तो माननीय नारायण सिंह गार्डन ट्रस्ट है, वो ऐसे महान व्यक्ति हुए कि अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा उन्होंने एक ट्रस्ट में जमा कराया, और उन्होंने कहा कि इस पैसे से आप जो भी अच्छे बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे, उनको सहायता करेंगे। तो उनकी जो पुत्र है उस ट्रस्ट को चलाते हैं, उन्होंने चारण होकर के सम्मान सम्मेलन करने का सोचा है। मेरे पास आए कि आप वीसी बन के आए हो और हमारे लिए सम्मान की बात है, आप हालांकि ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप वीसी के नाते मुझे नहीं बुला रहे, मुझे चारण के नाते बुला रहे हो। तो चारण के नाते मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी इस सारी व्यवस्था में कि प्रोग्राम कैसे होगा, इसकी डिटेल के बारे में मेरे से अगर कुछ अपेक्षा रखते हो तो निःसंकोच मुझे बताएं कि मैं आपको इसको बेहतर कैसे हो सकता है, मैं आपको मेरी जानकारी के अनुसार ठीक बता सकता हूँ। उनको अच्छा लगा इस बात का, और उनकी जो भी बैठकें हुई उसमें उन्होंने बुलाया, शामिल हुए, बातचीत की, सारा प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई, मैंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रोग्राम इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले हम जो सम्मानीय लोगों का सम्मान करेंगे, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम किया, उनका सम्मान करेंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा वही अपना गिलास लेके बैठेंगे, खाना खाएंगे, और फिर रात में कवि सम्मेलन करेंगे। मैंने कहा होगा कहाँ? बोले एक मैथिलियों का समाज का बड़ा भवन है, उसको हमने लिया है, संस्कार सदन है बड़ा, उसको लिया था। मैंने कहा मेरा एक सुझाव है, आप नारायण सिंह जी के नाम से पूरे देश के चारणों को बुला रहे हैं और सम्मानित चारणों को बुला रहे हैं, जिसमें पद्मश्री गोंडा के वो भी आए थे, और बीकानेर का और समाज भी आपको देख रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीच में जो गिलास वाला कार्यक्रम है, दारू वाला कार्यक्रम है, उसको निकाल देते हैं, पहले सब सम्मान कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा खाना खा के कवि सम्मेलन कर देते हैं। मेरा सुझाव उनको थोड़ा सा असहज लगा कि बोले हमारे बहुत से जो लोग आएंगे उनको स्थिर रूप से लेना चाहेंगे, उनको उसके बिना तो हमारा कार्यक्रम भी अधूरा लगेगा।
मैंने कहा आप मेरे कहने से इसको आज अगर ठीक समझो तो उसको रहने दो, उसको जितनी भी अगर ऐसी आवश्यकता होगी तो कहीं कमरे में बैठ के कर लेगा, स्वार्थ मत करो। मेरे ख्याल से तो बीकानेर में इतना बड़ा मैसेज देना चाह रहे हो, नारायण सिंह जी का नाम है इस काम के लिए, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के सारे जो पैसे थे वो इस काम में लगाए, ऐसे महान व्यक्ति के नाम से ऐसा का आइटम जोड़ते ठीक नहीं लगे। वो मान गए, मान के यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। नेक्स्ट डे फिर उस कार्यक्रम का और समापन था। तो मैं आपको ईमानदार से बताऊं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने ये कहा हो कि आपने उस दिन ये व्यवस्था नहीं। इससे मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति की इच्छा तो यही है कि ये जो बुराई है इससे दूर रहा जाए तो अच्छा है, लेकिन कैसे दूर रहा जाए ये विषय, इसको कौन करेगा कौन, इस बात का संकोच हमेशा उसके मन में रहता है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की छोटी छोटी चीजों को आप संगठन के माध्यम से अगर ध्यान रखते हैं और संगठन के माध्यम से ध्यान रखने का उसका बड़ा मैसेज होता है। अब जाते जाते मैं कुछ आपको अपनी तरफ से काम भी देके जाना चाहता हूँ, आपको ठीक लगे तो आप उसको अपना लें। कि संगठन में निश्चित रूप से आपको जहां भी होंगे आपको अपना अस्तित्व भी नजर आना चाहिए, और उसके दूसरे फायदे भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अस्तित्व मतलब क्या, कि जहां भी जैसे आप हैं तो चारण है, चारण क्या है ये नजर आना चाहिए, और आपके बच्चों को भी लगना चाहिए कि चारण क्या है। तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज आती है कि देवी के उपासक है तो देवी की पूजा करते हैं, ये हमारा पहली आइडेंटिटी। तो जहां भी देवी का स्थान है उसका जन्म से उत्सव हो चाहे और कोई उत्सव हो, जहां भी इस संगठन के माध्यम से भव्य उत्सव किया जाए, चाहे छोटा स्थान हो चाहे बड़ा हो। हम बड़े बड़े उत्सव बड़ी जगह तो करते हैं, जैसे देशों में बहुत बड़ा उत्सव होता है और मंदिरों में बहुत बड़ा उत्सव होता है, लेकिन जब तक हर जगह हर गांव में जो भी मंदिर है उसका बड़ा भव्य आयोजन होना चाहिए। सब समाज के लोगों को पता लगना चाहिए कि जो देवी है उसने समाज को क्या क्या दिया। आज हम करणी माँ की चर्चा करते तो सब चारणों के लिए नहीं, करणी माँ की चर्चा करते दत्त मेघवाल से लेकर सुखार तक लेकर सबकी बात आती। वो लोक देवता थे, तो जहां जो भी स्थान है उन लोक देवताओं की वजह से हमारा अस्तित्व है, तो ये समारोह के रूप में करना चाहिए। दूसरा, जिन महापुरुषों को, कवियों को, जो हमारी दूसरी विशेषता है, उन लोगों को भी नए भव्य सम्मान के रूप में हर साल उनके जन्मदिन को मनाना चाहिए। और तीसरा मैं जो काम आपको देना चाहता हूँ कि जहां भी आपका संगठन बने, चाहे जिला लेवल पे बने चाहे डिवीजन लेवल पे बने, एक सेवा का कार्य उनकी अपनी श्रद्धा के अनुसार, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा छोटा महत्व नहीं है, उसको जरूर आते। अगर इन तीन को हम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से जहां भी हमारा अस्तित्व ध्यान में आता है, हम हमारे बच्चे भी हमारा चारण क्या है, चारण कैसे, ये ध्यान में आता है। और ये सब ध्यान में आता है जो हम चिंता जाहिर कर रहे हैं बच्चों के बारे में, उस चिंता का निवारण भी होता है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दहेज की सबकी बहुत बात करते हैं। अगर आज आप कार्यकारिणी में ये निर्णय ले लें कि आप युवा हैं, किसी के बच्चे जवान होने वाले हैं, किसी को सालों बाद चलने वाले हैं, तो आज ये निर्णय लेंगे क्या मैं कम से कम मेरे बेटे का टीका नहीं लूंगा, तो आज आपके कार्यकारिणी का जो संदेश है समाज को जाने वाला है। और अंत में बहुत सारी चीजें मैं कहना चाह रहा था, लेकिन समय की कमी के बारे में शायद में मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि चारणों के अभी जो साहित्य की बात कही मनोज जी की, छोटी सी बात में मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारा जो साहित्य के बारे में, राजस्थान की बात करें तो डिंगल के बारे में बात आती है, गुजरात के बारे में बात करें तो डिंगल पिंगल सभी की बात आती है। हमारे यहाँ डिंगल के रूप में कहा जाता है, वहाँ डायरे के रूप में कहा जाता है। गुजरात में डायरे के रूप में हमने जो चारण गाथा के 2 प्रोग्राम किए हैं, और उस चारण गाथा के प्रोग्राम के माध्यम से हर जिले से इस डायरे को गाने वाले जवान लड़के, स्कूल के लड़के, कॉलेज के लड़कियों का कंपटीशन करा के डिवीजन लेवल का कंपटीशन कराया। डिवीजन लेवल के कंपटीशन के बाद में पूरे गुजरात का कंपटीशन करा के, और वहां से जो फर्स्ट सेकंड जो निकले हैं वो आज की तारीख में रात कर दायरा कर सकते हैं, सक्षम रूप से कर सकते हैं, लोग उनको बुला के कराते। ऐसा मुझे लगता है डिंगल के बारे में। डिंगल के जो लोग संपर्क में आते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि डिंगल का कोई इस तरह का हम उसको रोजगार से नहीं जोड़े, ये हमारी स्पेशलिटी है। लोग एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी बहुत सी चीजें करते हैं, कोई संगीत, आजकल कोई बच्चा संगीत सीखने जाता है, कोई स्पोर्ट्स में जाता है, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। उस व्यक्तित्व के हिस्से के रूप में भी इसको सिखाया जा सकता है। तो जो डिंगल के जानकार है उनको डिंगल के रूप में इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेना चाहिए, और हमारी नौजवान पीढ़ी जो उसमें अगर जिस रूप में कुछ कर रही है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, और जो नहीं कर रही है उनको बताना भी चाहिए कि हम जिस भाषा का उपयोग जिसमें करते थे वो इतनी समृद्ध भाषा थी, इसको नहीं जाने बिना भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसा टैगोर ने कहा था कि मुझे समझ में तो नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस भाषा में ताकत नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो।
तो मुझे लगता है कि साहित्य हमारी जो विशेषताएं हैं इसको भी संशोधित करने की रखनी जिन पे समय का ध्यान रखते हुए अंत में मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि मुझे आप सबके सामने आके ये बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। से आपने हमारी पूरी सभा को संबोधित किया है। हाकमदान जी प्रोफेसर साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी समय निकाला और हमारी पूरी मीटिंग के दौरान हाजिर रहे। हर एक वक्ता को आपने सुना और आपने जो दिशा निर्देश जिस तरह से हम लोगों को संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, और एक बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि दहेज प्रथा पे बार बार चर्चा करने से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से उससे रिलेटेड है। अब हम आपका शुक्रिया अदा करने के साथ ही आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए और बने रहे सर। और हमारे अमित शाह खडेल हैं जिन्हें कोई भी अगर उनके दिमाग में प्रश्न है तो वो इस वक्त करें और हम सब और हाकम साहब से सुन रहे हैं। एसडी सब प्रोफेसर साहब उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं या उनको देंगे। आप अजीत शाह खडेल को जोड़े विवेक जी एक बार, और मुरारी जी आशिया जो वेंकटिया कला के रहने वाले हैं और राज्य संबंध में वकालत करते हैं, वो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। मुरारी जी आशिया और अमित शाह खडेल एक एक मिनट में कोई भी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद कोई भी सदस्य अगर प्रश्न रखना चाहे तो वो विवेक जी से कहे, जो इनसे 2 सदस्यों के हम और बात लेंगे सर। इस पहली कार्यकारी मीटिंग में जुड़े हुए सभी मेरे भाइयों को, सभी मेंबर को मेरा जय माता जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आ रही है। हाँ, सभी मेंबर को मेरा जय माता जी। अखिल भारतीय चारण गढ़वी युवा जो संगठन है, बहुत ही आनंद होता है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पहली बार संगठन में यूज की जा रही है और सफलतापूर्वक ये शुरू है मीटिंग। चारण साहब को सुन के बहुत आनंद हुआ। पर चारण साहब, मेरा एक सवाल है। मैं भावनगर में जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ। गुजरात की सबसे बड़ी न्यूज चैनल TV9 गुजराती में मैं सीनियर रिपोर्टर हूँ। सर, आपकी बात में से बहुत सारे सवाल उभरे हैं और बहुत सारी जो आपने जो दर्द समाज के, जो अभी समाज के जो नजदीक जाके जो दर्द है, उनको सब लोगों के सामने रखा। तो मैं भावनगर में सभी हमारा चारण संगठन है उससे जुड़ा हूँ और बहुत सारी सेवा कार्य से जुड़ा हूँ। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरे अनुभव से मैं ये कह रहा हूँ, ये आपको पूछता हूँ कि सोशल वर्क जो अभी हमारे समाज में सभी जगह, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सभी जगह सोशल वर्क की बात की जा रही है। तो मेरा ये अनुभव है कि सोशल वर्क में कहीं ना कहीं जब सोशल वर्क की बात आती है तो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है। संगठन में जो भी बनता है, ये जो भी आप काम करते हैं, तो ये सोशल वर्क है, उनको सोशल ड्यूटी में कैसे ट्रांसफर किया जा सके। जब तक हम अपने जो सोशल वर्क है, सामाजिक सेवा है, उनको अपने सोशल ड्यूटी में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि परिणाम आ सकते हैं। क्योंकि जो समाज में जो भी शिक्षा की आपने बात की, जो समाज में जो भी कुरिवाज है उनमें बात की, जो भी जितनी भी व्यथा है, उनको अपनी सामाजिक जवाबदारी कैसे समझा जाए। सभी लोग ये सोशल वर्क क्यों समझते हैं, सोशल ड्यूटी क्यों समझना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत ही मौलिक बात कही आपने। मैं समझता हूँ कि जैसे आप परिवार में हैं, आपके भाई होंगे, बहन होगी। अब भाई और बहन का काम करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, स्वतः ही हो जाता है। उनकी कोई भी जिम्मेवारी है, आप तुरंत उठाते हैं और उसके लिए कोई आपको कहता नहीं है, कहीं से आपको प्रेरणा लेनी नहीं पड़ती, वो स्वतः हो। ये स्वतः का भाव कहाँ से आया? आप उसमें उसको अपना आपको संबंधी है, और संबंधी होने का भाव जो है, ये आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम इस संबंध के भाव को
अगर ये देखते हैं कि हर चारण मेरा संबंधी है, मेरा अपना है, अगर इस भाव से अगर आप देखते हैं तो उसके दर्द में आप शामिल होते हैं, उसकी खुशी में आप शामिल होते हैं। और जैसे जैसे भाव निर्मित होता जाता है, एक पूरा का पूरा सब लोग मिलके जो काम करते हैं उसी को हम सामाजिक काम करते हैं। तो ये जो जब तक भाव अपनापन का भाव है, मैं समझता हूं कि हमारे हर व्यक्ति के अंदर भाव है ही, लेकिन उस भाव को व्यक्त करने का उसको कोई माध्यम नहीं मिल रहा है, और जो माध्यम मिल रहा है कहीं ना कहीं उसमें उसको कुछ खोट नजर आ रहा है। जब खोट नजर आता है तो उस भाव के साथ में वो संतुष्ट नहीं होता, और जहां वो संतुष्ट होता है निश्चित रूप से जुड़ता है। जब जुड़ता है तो उसमें धन का और उसका कोई विषय नहीं है। तो तन मन धन तीनों से किसी रूप में वो सहयोगी बनता है। जो तन में सहयोग करते हैं वो धन वालों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूं कि आज जो कोई व्यक्ति किसी काम को हाथ में लेके निकलता है तो वो जो अपना समय देता है वो धन देने वालों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये भाव तभी आता है कि जब वो अपने आप को संबंधी समझता है। तो संबंधी तो हम है ही आपस में, हम अपने एक जाति के हैं, चारण, जो संबंध तो है, लेकिन संबंध के भाव को महसूस करना है ये संगठन का काम। अगर ये संगठन का काम संबंध के भाव को महसूस करा पाता है तो हम समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो सर आप आज की जो ये पोजीशन है, जो मोबाइल युग है, समाज के जो समीकरण है वो बहुत सारे चेंज हो गए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये सोशल वर्क निकाल के हमें सोशल ड्यूटी सब काम करना चाहिए? हमने दो चीजों को हमेशा ही दो चीजें हैं, एक ड्यूटी है और एक हमारे अधिकार है। हमारे स्वभाव में ऐसा आ गया है कि अधिकारों का हम बहुत जागरूक हैं, उसको किसी भी रूप में हमारा अधिकारों में कोई कमी नहीं आ जाए इसके रूप में जागरूक है। समाज से भी हम कहाँ हमारा अधिकार बनता है उसकी खूब चर्चा करते हैं, लेकिन जहां हमारी ड्यूटी जिसको जिम्मेवारी है उसके बारे में हम थोड़े निष्क्रिय हैं। इनकी प्रायोरिटी बदलने की जरूरत है। जब भी समाज की बात आए हम अपने अधिकारों की बात न करें, हमारी ड्यूटी की बात करें, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। ये हम मन में भाव बनाए, मैं समझता हूँ कि एक दिन में नहीं आता। हमारे ऊपर चारों तरफ की जितनी कंडीशन है, सामाजिक वातावरण है, उसकी इतनी परतें आ चुकी हैं, वो आसानी से दूर होने में समय लगता है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम भाव बनाते हैं कि ये मेरा अपना ही है, उसका दर्द मेरा अपना ही दर्द है, तो निश्चित रूप से एक दिन वो दर्द महसूस भी होने लगता है। जैसे महसूस होने लगता है उस दिन ये ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर आ जाती है, अधिकार पीछे रह जाता है। यही भाव जो समय के साथ। सर मेरा आखिरी सवाल कि सर मैं भावनगर में रहता हूँ, गुजरात में। तो भावनगर में श्री कृष्ण कुमार सिंह जी चारण विद्यालय जो बोर्डिंग है, वहाँ पे 150 से ज्यादा हमारे चारण समाज की, गढ़वी समाज के सौराष्ट्र कच्छ में से जो लड़के हैं वो पढ़ रहे हैं 9 से लेके डिग्री तक। तो सर मैं उस मैनेजमेंट में हूँ, तो मैंने बहुत ही बड़ी तकलीफ देखी है जो समाज में, खास करके सब इतने सारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने देखा, इसलिए मैं आपसे मुझे लगता है कि जो भी युवा है, जो भी पढ़ने आता है, जो लड़के हैं, उसमें जो डिसिप्लिन नहीं होती, क्योंकि समाज में अभी इतने मोबाइल युग में कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे बात करनी, ये सबसे बड़ी प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जरूरी बात है। तो ये समाज में किस तरह से लाया जाए कि युवा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी मोबाइल में ये है कि सारे युवा है, मैं तो गुजरात के अनुभव की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ग्रुप में सब लोग जुड़े होते हैं, मुझे भी कहीं जोड़ देते हैं। तो जय करणी माँ, जय मोगल माँ, जय सोनल माँ, इसके अलावा एक भी ग्रुप में मैंने आज तक ये विचार नहीं देखा कि कैसे समाज की, कैसे युवा की, किस तरह से शिक्षण की प्रोग्रेस की जाए। तो ये मुझे लगता है कि हमारा चारण समाज का जो युवा है वो मोबाइल की वजह से थोड़ा भटक गया है, और समाज को जो युवा है, सबसे जो छोटे लड़के से लेके जो डिग्री तक पढ़ते हैं, उसमें डिसिप्लिन कैसे लाई जाए, और उससे ये जो विचार है जय सोनल जय करणी, उसमें से बाहर कैसे निकाल। तो हम उसको माँ के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, स्वार्थ नहीं ले सकते, ये मानते हैं, पर ये जो उनकी मान्यता है वो कैसे दूर की जाए। उनके माता पिता है, उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि सभी जो लड़के हैं आपके, जो बच्चे हैं, उनमें कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे बात करनी, कैसे पढ़ना, वो कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि उसकी वजह से मैंने बहुत सारे चारण के लड़कों को परास्त होते देखा है, असफल होते देखा है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? आपने बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में
जानना चाहे। हम हमेशा नई पीढ़ी को दोषी ठहराते जाते हैं और हम में क्या दोष है इसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। बहुत से लोग उदाहरण के रूप में कहते हैं कि जैसे किसी जमाने में जब फोन आता था, लैंडलाइन का बात होती थी, उदाहरण के रूप में कहते थे कि लैंडलाइन पे फोन आ रहा है, बच्चे ने फोन उठाया कि फलाने का फोन है, कह दो कि पापा अभी है ही नहीं। ये उदाहरण है कि पापा बैठे हैं, पापा कहते हैं कि पापा अभी है ही नहीं। तो ये हमने बच्चे को क्या सिखाया कि मौका लगे तो झूठ बोल लेना। तो इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग हमारे घर से आ रही है। जब घर से इस तरह की ट्रेनिंग है तो बच्चा समझता है कि यही व्यवहार है, ऐसा करना चाहिए। जैसी और धीरे धीरे व्यस्तता लोगों की बढ़ रही है, माँ और बाप दोनों कमाने लग रहे हैं, नई पीढ़ी भी होने वाला, तो उनके पास तो समय ही नहीं बच्चे को बात करने के लिए। बच्चे को समय ही नहीं है, उसको संस्कार देने का समय ही नहीं है और हम हर समय बच्चे को ही दोषी ठहराते जाएं, तो मुझे लगता है एक बात तो ये ठीक है। दूसरा, जब वो उसी बच्चे को जब स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल में भी हम बच्चे से क्या अपेक्षा करते हैं। जब भी स्कूल में माँ बाप पूछने जाते हैं बच्चे के बारे में तो उसके नंबर ही पूछते हैं, उसके व्यवहार के बारे में तो नहीं पूछते कि कैसा बच्चा मिलनसार है कि नहीं है, झूठ तो नहीं बोलता है, दूसरों के साथ कैसे संबंध पूर्वक रहता कि नहीं पड़ता, इसकी कोई चर्चा नहीं। यानी वहां भी अगर कोई अच्छा बच्चा है, माना अच्छा बच्चा है, उसके नंबर कम आ रहे हैं और एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में ही ठीक है, तो समाज जीवन में कौन सा अच्छा होगा। सबको लगता है कि जो नंबर अच्छे लाता वही ठीक होता है। तो बच्चे को यही ट्रेनिंग है कि तो नंबर अच्छे लाने, नंबर अच्छे ला के क्या करना, कोई बड़ा सा पैकेज ले। तो हमने पूरी ट्रेनिंग ऐसी दी, जब ट्रेनिंग होकर तैयार होकर ऐसा बन गया, अब हम उसमें बुराई निकालने लगे। मुझे लगता है कि बैक टू रूट, शुरुआत से उसको क्या संस्कार थे ये हमको बताना पड़ेगा। हमने फिर संस्कार का तरीका भी क्या निकाला, हमने डांटने का तरीका निकाला, ये मत करो वो मत करो। तो बच्चा जब तक छोटा होता सुनता जाता है, अंदर मन में वो उसका विरोध का भाव चलता रहता है। जैसे ही बड़ा होता है वापस पूछने लगता है, ऐसा क्यों नहीं करो, नहीं जवाब मिलता है तो झूठ बोलता है। तो ये जो संस्कार का भाव है, मुझे लगता है परिवार से लेके स्कूल से लेके कॉलेज तक चलने वाला है। और ऐसा संभव है कि इंसान ही ऐसा ऐसा है जो सोचता है, फिर करता है और फिर आचरण में लाता है। तो उसका सोचना कैसा हो, इसको डायरेक्शन देने का, नियंत्रण करने का जो काम है, वो परिवार से लेके स्कूल से लेके आगे तक चलने से ही वो अच्छा नागरिक बन सकता है। सर, आपने जो बात कही कि अभी नौकरियां बहुत ही कम मिल सकती है, गुजरात में भी 3000 नौकरी में 20-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो सर स्किल डेवलपमेंट को आपको नहीं लगता है कि चारण समाज में आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा उस पर काम करना चाहिए, जिसके टैलेंट है पर उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, आपको क्या लगता है सर? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हमने जीवन का, एक बार मैं किसी विद्वान का भाषण सुन रहा था, वो बोले कि अगर हम किसी को पूछें कि आप मरना चाहते हैं, बोले नहीं बोलेगा निश्चित रूप से। फिर आप पूछते हैं कि आप जीना क्यों चाहते हैं, तो उसके पास उत्तर नहीं है। तो अगर जीने का अगर उत्तर ढूंढ लेते हैं तो सबसे जगह समाधान है। हमने जीने का क्या उत्तर ढूंढा कि भाई नौकरी लग जाए। हम इसलिए जी रहे हैं कि नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ मकान बना लेंगे। हमने जीवन का उद्देश्य ही इतना सोचा है। अगर हमने जीवन का उद्देश्य सोचा होगा कि मुझे एक जीवन मिला है, इसमें ये इतने सारे काम करने हैं, उसमें रोजगार भी एक शामिल है, रोजगार तो मिल ही जाएगा। और जब रोजगार की बात करें तो अपनी अपनी योग्यता को समझ ले और अपनी आवश्यकताओं को समझ ले, दोनों में मैच करा ले। अब मैं योग्यता भी आपकी देखता हूँ और आवश्यकता मेरी आपकी योग्यता में फिट करना चाहता, तो मैं कभी सुखी नहीं हो पाता। मैं खुद भी सुखी नहीं होता तो मेरे संपर्क में जो जो आएगा मैं उसको दुखी करता। तो मुझे लगता है कि जो हमने ट्रेनिंग जो दी है कि आप पढ़ इसलिए रहे हो कि आज से आपको रोजगार मिलने वाला है, लेकिन आप एक पीढ़ी पहले चले जाइए, आप 2 पीढ़ी पहले चले जाइए, उसका पढ़ाई का रोजगार से कोई संबंध नहीं था। पढ़ता इसलिए था कि उसे ज्ञान हासिल होता था, विवेक से उसका एनालिसिस करके बुद्धिमान बनता था। तो एक जमाना था तब कहते थे कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो विद्वान बनोगे। आज कहने लग गए कि नहीं पढ़ोगे तो भूखे मरोगे। तो हमने समाज की दिशा बदल दी। ये दिशा बदल दी, इसी के दुष्परिणाम है। धन्यवाद साहब। थैंक यू। धन्यवाद। तो मैं अजीत खड़ेल भावनगर से, और साहब सभी लोगों को जय माता जी, धन्यवाद। और आने वाले समय में जो ये बातें हुई उसमें निष्कर्ष जो निकलता है उसमें साथ में मिलके काम करेंगे तो जरूर न जरूर हमारा जो चारण समाज का जो युवा का विकास की जो बात है वो जरूर होगी। सभी लोगों को बार बार जय माता दी फिर से।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, हाकिम दान जी साहब का, और बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सकड़ेल आप दोनों का। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे मुरारी दान जी आशिया, जो एडवोकेट हैं राजसमंद से और हमारी कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, आपको एक बार ऑनलाइन पधारें। मुरारी दान जी आशिया। विवेक जी उनको लाएं आप एक बार। आपकी इजाजत हो तो मैं छुट्टी लूं, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं छुट्टी लूं आपसे, अगर आप परमिट करें। ठीक है, सभी को सादर जय माता दी की बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अवधेश साहब ऑप्शनल ही था, अगर अजीत शाह ने बात रख ली इसलिए मुरारी जी नहीं रखेंगे, मीडिया में रख ली इसलिए अब आईटी नहीं रखेगा, ठीक है ना। हाँ, महेंद्र शाह से धन्यवाद करवाएं आप जी। हमारे अखिल भारतीय चारण गढ़वी युवा महासभा के कार्यालय प्रभारी, राष्ट्रीय कार्यालय के कर्ता धर्ता महेंद्र सिंह जी, जो चारणत्व पत्रिका के संपादक हैं और बहुत ही पिछली बार बहुत अच्छा संचालन किया था उन्होंने हमारे फेसबुक पेज पर लाइव कार्यक्रम का। महेंद्र साहब पधारे और आज की मीटिंग में जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करें। और उसके बाद में विवेक जी, आप जैसा हिंगलाज जी ने पहले कहा था कि आप आरती से हम सबको जोड़े और फिर हम सब एक दूसरे से विदा लेंगे। जय माता जी की सभी मेहमानों और अतिथियों, नेटवर्क की वजह से मैं ऑडियो ही प्रेषित कर रहा हूँ। आप सभी का अनंत आभार प्रकट करते हुए आपसे यही निवेदन है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी विरासत विशिष्टता को रामायण महाभारत वेद काल से सहेज रखा, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महापुरुषों ने संरक्षित रखा व आगे हस्तांतरित किया। आज यही जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी पर है। बदलते परिवेश में हम इसे संरक्षित करने में कितने सक्षम हैं, यह चिंतन का विषय है। अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा के आज की लाइव मीटिंग में आप सभी ने उपस्थित होकर इस चिंतन की दिशा में मनन किया। इस हेतु फिर से आपका आभार, धन्यवाद। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर हकमदान साहब व आप सभी एबीसीजी महासभा युवा परिवार के सदस्यों का आभार। स्थिति हकमदान साहब, डॉक्टर सरोज रिजा, कार्यकारिणी के मुन्ना भाई, अजीत शाह, संजय शाह, योगेश बोक्सा साहब, तोलेसर साहब, जानकी जी, मनोज शाह, ओम प्रकाश शाह, धन्यवाद। सुंदर संचालन करने वाले हमारे अवधेश शाह व आईटी प्रभारी विवेक बना, आप सभी का अनंत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र साहब। हम सब हमारे चारण समाज के बहुत ही लाडले गायक नारायण सिंह जी की या आरती सुनते हुए उसको फिर अपने अपने मीटिंग से अपन अपने अपने हिसाब से लेफ्ट होके और इस मीटिंग को आज यहीं विराम देंगे। जय करणी जी की जय जोग।